होने जा रही है। पहले उसी के रिलेटेड अपडेट शेयर कर लेता हूं। ये जो सेशन अब सामने खड़ा है 11:15 से प्री ओपन खुलेगा और उसके बाद 11:30 बजे से नॉर्मल कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होगी। 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक 1 घंटे का वो नॉर्मल सेशन होगा। डॉक्टर साहब ग्राफिक्स पुल आउट कर लेते तो ये रहा 11:15 पे प्री ओपन, उसके बाद वो सेटल होगा 7-8 मिनट बाद, 11:30 से 12:30 एक नॉर्मल कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन। ये वाला सेशन 2 जो है ये दरअसल डिजास्टर रिकवरी साइट डीआर साइट से होने वाला है, जिसके लिए एक्चुअली ये सेशन रखा गया, उसी की लाइव टेस्टिंग का आज दिन है। साथ साथ कुछ प्राइस बैंड रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं आज, जो सिर्फ आज ही के स्पेशल सेशन के लिए है। सारी सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग वो जिनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, सभी के लिए आज 5% का बैंड है। जिनके 2% या उससे कम के प्राइस बैंड्स हैं वो तो जस के तस वैसे ही रहेंगे। इवन वायदा का एफएनओ में भी 5% की ऑपरेटिंग रेंज है आज की। और क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन, मॉक तो बहुत बार होते हैं, ये लाइव है, यानी कि जो भी आप ट्रेड लेंगे उसका पेमेंट ऑब्लिगेशन बनेगा। ये ध्यान रखना है अपने को आज के लिए। जो पार्ट 1 सेशन हुआ था अच्छे ग्लोबल क्यूज पे, हम लार्जली ग्रीन में रहे। एक समय था जब मोमेंट हम लोग आज क्लोजली वॉच आउट कर रहे थे, कल 22,500 से 502 503 से ठंडे पड़े थे कल के सेशन, मतलब फ्राइडे के दिन। तो आज वही रेंज वॉच आउट करनी थी, कल के हाईज को कॉन्कर करेंगे, टिक पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 520 तक गए भारतीय बाजार, यानी कि एक समय 50-55 पॉइंट मजबूत थे, पर उस सेशन की समाप्ति होते होते गेन्स वाइप आउट हुए और ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास इन ग्रीन, लेकिन फ्लैट भारतीय बाजार बंद हुए। पहले इसी निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। वीरू से सुबह बातचीत हो रही थी, मतलब सुबह मतलब 8 बजे जब हमने प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी थी आज की, तो अपन ने वीरू आज तो खैर सेशन ऐसा था कि वो पहला रेजिस्टेंस पहला बेस उसी पे नजर रखा हुआ था मैं, जो आपने निफ्टी का स्पेसिफाई करा था। मेरे ख्याल से पहला रेजिस्टेंस मेंशन था 22523। हम प्रिसाइसली उन्हीं जोन्स के आसपास आते आते 520 के जोन से ठंडे पड़े। क्या लग रहा है अब, क्या लग रहा है मतलब कैसे पूछूं, अब संकेत वंकेत तो इसके अलावा कुछ है नहीं, हम दुनिया में अकेले हैं जो आज नाच रहे हैं। तो पहला सेशन जो कल्मिनेट हुआ ऊपरी से पस पड़ा, उसके बाद निफ्टी रिलेटेड क्या वॉच आउट करें आज के लिए, एक बार रिविजिट कर लिए जाएं आपके थॉट्स, उसके बाद निफ्टी बैंक पे आगे आता हूं। दुनिया में अकेले बाजार, और आज हम दोनों भी अकेले ही हैं यहाँ पे, है ना। अकेले मोर्चा संभाल रखा है हमने। खैर अभी 1-1.5 घंटे की और बात है, उसके बाद आज़ाद हो जाएंगे 2 दिन के लिए। आशीष, इस सेशन की लिमिटेशन है मेरे ख्याल से, जो वो फैक्टर है ना कि सैटरडे का ये छोटा सा सेशन, संडे फिर मंडे की छुट्टी, मेरे ख्याल से इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के कॉल राइटर के फेवर में जा रहा है आशीष। तो मैं यही कहूँगा, वो जो 523 का पॉइंट था, अभी उस जोन में जाने की जहमत भी निफ्टी ने नहीं उठाई। तो बेटर यही होगा कि ट्रेड वही लें जो लॉजिकली बेस 1 के आसपास मिले। 523 जब तक नहीं जाएगा, 523 जब तक नहीं कटेगा, वो 25, 30, 40 पॉइंट का स्विंग टुवर्ड्स प्लीज़ रेजिस्टेंस की प्लेट ले आइए, वहाँ तक भी मुश्किल लग रहा है। बट आशीष, बेटर है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। आप देखिए, हमने फार्मा में मूव खेले, हमने कैपिटल गुड्स में मूव खेले, हमने मेटल्स में मूव खेले, और एक और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। थोड़ा सा ये भी आशीष 20 डे मार्क की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये सेशन छोटा सा सेशन है, ये ट्रांसलेट हो रहा है अच्छा स्टॉक्स के लिए, ना कि इंडेक्स के लिए। कंप्लीटली इंडेक्स जो है वो कॉल राइटर्स के फेवर में है। आप जरा स्टैट्स देखिएगा 2 बजे के 22,400, 22,500 की भी पुट भी किया है। तो बहुत ज़्यादा इस ट्रैजेक्टरी को छोड़ने का आई थिंक इंडेक्स के ऑप्शन राइटर्स का मन नहीं है। मेरे ख्याल से इसी रेंज में रहेगा। बट आशीष, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ ना, तो मैं निफ्टी पे लॉन्ग कैरी करके जाऊँगा विदाउट एनी डाउट। आशीष, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो निफ्टी पे लॉन्ग कैरी करने का मन है। खैर आप भी वाले सेशन की शुरुआत होने दीजिए, फिर और भी बातचीत होती रहेगी। कहाँ जा रहा है ये वाला सेशन देखते हैं। निफ्टी की एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। तो आज वो खबरों पे कोई नस्ल गजब कर गया।
सबड्यूड सेशन है, बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स एटलीस्ट निफ्टी 50 में नहीं थे। बियॉन्ड इसके तो जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, गजब के मूव्स हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उस पर बाद में जाता हूँ। कोई नेस्ले, कोई पावर ग्रिड, कोई टीसीएस ने थोड़ा दमखम दिखाया, तो जेएसडब्ल्यू स्टील अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है, रिविजिट कर लेंगे। और ये आईसीआईसीआई बैंक, इवन एक्सिस बैंक, ये वैसे ही ठंडे पड़े हुए हैं। आज के छोटे से सेशन में भी 1 घंटे 45 मिनट में भी दोनों पस्त पड़े हुए थे। निफ्टी बैंक में यही दोनों थोड़ा सा सता भी रहे हैं, बाकी तो निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिर भी बेहतर शेड में थे। वीरू, ऐसे में निफ्टी बैंक क्या लग रहा है, क्या वॉच आउट करूं? ये दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, ट्विंस जो हैं, ये पूरा हफ्ता ऐसे ही लड़खड़ाते ही रहे हैं। हाँ आशीष, आज भी इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप देखिए ना, आज आईसीआईसीआई बैंक में एक्शन नहीं है, आज रिलायंस में एक्शन नहीं है। इंडेक्स मूवर पे फर्स्ट हाफ में नहीं मिला आपको एक्शन, बट क्लोज फिर भी ठीक है बैंक निफ्टी का। इनिशियली अगर आप देखें आशीष, हम जब तक कि अपनी एक्सपायरी प्लस 1 डे यानी शुक्रवार की कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आशीष, पॉइंट है निफ्टी बैंक में, याद रखिएगा आपका 10 और 20 दोनों 48,000 के ऊपर परसिस्ट कर रहा है। तो मैं जैसे कि सुबह कह रहा था कि मैं लॉन्ग की अप्रोच ही रखूंगा। ड्यूरिंग द डे शायद बहुत बड़े ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं लग रही, बट अब जब खुलेगा बाजार आशीष, मैं कुछ पीएसयू बैंक्स पर नजर रखूंगा, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स थोड़ा सा स्विंग जनरेट कर रहा है। कुल मिला के आशीष बात यही है, जब आप स्टैट्स देखेंगे ना इंट्राडे में, वही आई मीन 48, 200, 400, 500 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग विजिबल है, 48,000 की स्ट्राइक्स पे पुट राइटिंग विजिबल है। लॉन्ग कैरी करेंगे, बट इस सेकेंड हाफ के लिए, मतलब इस जो डिजास्टर रिकवरी साइकिल रिज्यूम होगा, जब कोई बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। पोजिशनली कैरी करके ले जाएंगे, बट किसी बड़े ट्रेड की पॉसिबिलिटी मेरे को लग नहीं रही। आशीष, मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे देख रहा हूँ, ये 2 दिन की छुट्टी का मज़ा ऑप्शन राइटर लेके जा रहा है अपने साथ। सर स्कोप नहीं है अभी फिलहाल फॉर द ट्रेड के लिए। बात सही है, ये ध्यान रखिएगा। आज तो खैर काम कर रहे हैं हम, ट्रंकेटेड सेशन है, पार्टिसिपेशन ठंडा सा है। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी जो वीकेंड पे आती थी आएगी, लेकिन इस बार संडे और मंडे की होगी। अब हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे मंगलवार के दिन। ये जो वीरू पीएसयू बैंक्स की बात करें, दरअसल आज सेक्टोरली अगर किन्हीं ने लीड करा, वैसे आज जो सेशन 1 था, अगर वो इंडेक्सेस का, सेक्टोरल इंडेक्सेस का हीट मैप टाइप दिखा दें, सब इन ग्रीन, सारे सेक्टोरल बेंचमार्क्स इन ग्रीन थे। पर गेन्स को किसी कैपिटल गुड्स, किसी सरकारी कंपनीज और रियल्टी स्पेस, इन्होंने लार्जली लीड करा था। इनके स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज़्यादा बेहतर थे। और एक और अच्छी चीज़ थी उस सेशन की, इंडेक्सेस तो पस्त पड़ गए थे, ब्रॉडर मार्केट भी ठंडे पड़े थे, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन थी। मिड कैप स्मॉल कैप मजबूत, मिड कैप्स 1/3, स्मॉल कैप 3/4% से ज़्यादा का उछाल था, जाते जाते सब पस्त पड़ा, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्मेंस है इस पॉकेट का। और ब्रेथ भी एडवांसेस के फेवर में थी, मैं कहते 3:1 था, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हुए थे 75% स्टिल इन ग्रीन थे। सेशन 1 ठीक था, ऊपरी से पस जरूर पड़ गए सेशन के कल्मिनेशन पे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाता हूं, उसके बाद थोड़ा सा आज का पैनल भी इंट्रोड्यूस करूंगा और बताऊंगा आज हम लोग अगले 1.5 घंटे का क्या करने वाले हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, हाईलाइट था नेस्ले इंडिया, वो जो रॉयल्टी पेमेंट, उस पर अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिलवा देंगे आपको। पर रॉयल्टी जो बढ़ने की बात थी, उसे शेयर होल्डर्स ने गिरा दिया है। अच्छी खबर, 2.5% मूव। पावर ग्रिड 1.25% का उछाल। मेटेरियल्स आज एक्सपर्ट्स पिक भी कर रहे थे, वेदांता ने बहुत अच्छा करा। हिंडाल्को इधर 3/4% मजबूत। ओएनजीसी 1% के आसपास का उछाल। ओएनजीसी के पीछे एक और रीजन भी है, क्रूड भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 75 सेंट कलर आज के बीच में, ऑलमोस्ट $1 उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने रिजल्ट्स पे, आज सर्किट फिल्टर 5% का है, 5% पर लग गया था। जाइडस लाइफ की, बालकृष्ण के रिजल्ट्स की हाईलाइट थी वॉल्यूम लेड पूरा फाइनेंशियल्स में ग्रोथ। जाइडस हर पैमाने पे, चाहे वो रेवेन्यू हो, इबिटा हो, प्रॉफिट्स हो, स्ट्रीट एस्टिमेट से बढ़िया रिजल्ट्स थे। जी एंटरटेनमेंट भी ऐसी एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स डिलीवर कर गया। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मूड अच्छा बना हुआ है स्टॉक का, 4% मजबूती के साथ यहां पे कामकाज था। दबाव रिजल्ट्स थे निफ्टी के इकलौती कंपनी कल आने थे जो JSW स्टील, बाजार बंद होने के बाद आए थे, उस पर हम रिएक्ट कर गए। 1.5% दबाव JSW स्टील में। M&M बहुत अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ और कुछ नहीं हुआ इसमें। अरे बदल दिया डायरेक्टर साहब ने। एस्ट्रल रिजल्ट्स पे रिएक्शन, 4% दबाव। आदित्य बिरला फ्लैटिश, बलरामपुर चीनी रिजल्ट्स पे फ्लैटिश हल्के दबाव के साथ, और एविएशन कंपनी इंटेग्रो एविएशन भी हल्के दबाव के साथ। दबाव क्या कहूँ, 0.5% के आसपास की मामूली कमजोरी। लेकिन अब आपको बताता हूँ, है छोटा सा ट्रेडिंग सेशन, लेकिन आवाज़ का पैनल बहुत मदद करेगा। आज सुबह भी जो पैनल था
उस 45 मिनट में ज़बरदस्त कमाई करा के गया। और अब इस सेशन में मदद करने के लिए सतपुते साहब, गावा साहब, पालविया साहब, जतिन गेडिया जी, आस्था जी, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। एक बार 9:30 का कंटिन्यूस सेशन शुरू हो जाए, उसके बाद बढ़िया मैनेजमेंट और मार्केट बिग वॉइसेस भी आज होंगे। और मैनेजमेंट सोचा क्यों ना थोड़ा सा सैटरडे फ्लेवर की तरफ ही रखा जाए, वीकेंड फ्लेवर। तो पहले स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के फाउंडर और सीएमडी गावा सर के दोस्त, गावा सर कह रहे हैं 4-5 सवाल तो मैं भी पूछूंगा। अंजन चैटर्जी जुड़ेंगे आज 11:40 के आसपास। उसके बाद मार्केट बिग वॉइसेस पे आज हमने आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज को रिक्वेस्ट किया जुड़ें। फिरोज से मार्केट्स पे, फंड्स रिलेटेड, और आप और हम जो हमेशा ब्लैंकेट जानना चाहते हैं कौन सा फंड खरीदने, सब पूछेंगे आप लोग, सारी बातचीत होगी। और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के बाद एक और मैनेजमेंट जुड़ेगा आज, मोटा मोटी 12:10 के आसपास पकड़ लीजिए। हमारे साथ होंगे वंडरला हॉलीडेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण चिट्टलापल्ली। नतीजे इनके भी आए थे, स्पेशलिटी के भी आए थे। नतीजों के साथ साथ थोड़ा और बातचीत होगी डिटेल में इन लोगों से। फिर मैनेजमेंट ऐसे हैं जो वीकेंड का फ्लेवर बनाए रखेंगे आपका। फ्लेवर बनाए रखेंगे, बस आप और मैं यहीं पर ही है, तो उसका आनंद हम बहुत नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हाँ दुनिया जहान उठा रही है इस वक्त। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और वंडरला हॉलीडे बिल्कुल थीम के अनुसार आपने अगर आप देखें पिक किया है ये। बट एक बार जरा हल्का सा सेंस लेते हैं प्रकाश गावा सर से। आगे क्या पहले में आशीष मेरे ख्याल से मौजूद है, जुड़ गए, सुबह से रेडी थे प्रकाश सर। हाँ जी। प्रकाश सर, पहले सेगमेंट में, पहले चंग में कुछ कमाई हुई, अच्छे ट्रेड्स मिले? नहीं, मैंने डिसाइड किया था कल कि आज ज्वाइन करूंगा आपको। ट्रेड नहीं करना है 100%। वो पक्का था, डिसाइड किया था, कल ही डिसाइड किया। छोटा सा ट्रेडिंग सेशन, रियल ट्रेडिंग सेशन, इंटरडे में मौका खरीदने के लिए 15-20 मिनट के बाद लोगे, निकलने का मौका नहीं मिलेगा, मारो गोली। एक दिन छुट्टी, संडे को भी, मंडे को छुट्टी, उससे है ना। मार्केट बात देखी है मैंने। ये गावा सर का प्लीज ये ऑडियो म्यूट कर दीजिए, नहीं तो इस शो में हम जो बैठे हुए हैं कोई फायदा ही नहीं होगा। लोग भी छोड़ के चले जाएंगे टीवी स्क्रीन्स को, प्लीज। पर लॉजिकली बात सही कर रहे हैं, लेकिन गावा सर पता है एक्चुअली पहले 45 मिनट में जो फर्स्ट सेशन विंडो खुली थी, कमाई बढ़िया हुई। वीरू, कितने सारे एक्सपर्ट्स ने क्या बढ़िया स्टॉक्स दिए थे और सब टारगेट्स अचीव उसी 45 मिनट में हो गए। अभी मुझे एक शायरी बोलनी है, अकेलेपन पर बोलूं? अरे इंतजार है, बोलिए बोलिए। वीरू ने बोला बहुत अकेले हैं, हम अकेले नहीं है। उनकी चाहत में हम कुछ यूं बंधे हैं, वो साथ भी नहीं है और हम अकेले भी नहीं है। वो है नहीं है, लेकिन हम अकेले नहीं है। बाप रे बाप, मतलब कहना क्या चाहते हैं इसमें, कवि का भावार्थ क्या है ये आपको पालविया साहब समझाएंगे। पालविया साहब, कवि का भावार्थ क्या है? ये तो वीरू जी समझा सकेंगे। वीरू, गावा सर ने कहा कि आप हो नहीं इसके लिए हो, आपको ऑटर्स क्लब आना पड़ा। नहीं, इसके लिए ऑटर्स क्लब में मिलेंगे। इसके लिए जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा ना वहाँ पे, उसके बाद समझ में आएगी ये शायरी, है ना। इतनी समझ में आएगी। इसको स्ट्राइक करने के लिए थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आऊँगा सर, जून फर्स्ट वीक में मुंबई होगा। हाँ, तो जून फर्स्ट वीक ये कार्ड के अपन मोबाइल पे सेव कर लेंगे। गावा सर जब पर्सनली मिलेंगे तब पूछेंगे इसका मतलब क्या था, तब पूछेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हो आप गावा सर? मैं रिपीट नहीं, करूं बस क्या? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, रिपीट कराता हूँ, प्री ओपन खुल गया। हाँ, अच्छा बोलिए। हाँ, इस चाहत में हम कुछ यूं बंधे हैं, वो साथ भी नहीं है, हम अकेले भी नहीं है। नहीं, दम है, लाइन में दम है। अब फील आ रहा है थोड़ा सा मुझे, दम है। ये कहाँ से लेकर आए आप? यहाँ पर कॉपी किया मैंने, कॉपी की, मेरे को अपना दिमाग नहीं है। अच्छा, ये लॉजिक बैठ गया। अब सॉरी, पहली बार में पकड़ में नहीं आया था मेरे, अब तो बढ़िया पकड़ में आया। ब्यूटीफुल लाइंस। अभी समझ में आ गया जी। शायद नहीं है। अच्छा, प्री ओपन की शुरुआत हो गई, 15 मिनट तो ऐसे निकल गए यार। अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं, गैस से पिक्स भी नहीं लिए, प्री ओपन शुरू हो गया वीरू। और फिर वही 500, ये पहला सेशन जब खुला था तो भी हम 500 से फ्लर्ट कर रहे थे, वापस 500 टेरिटरी में प्री ओपन दिखा रहा है, हम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, सेटल होंगे तब पता चलेगा असल कहानी क्या है, लेकिन इस समय 22,500 के शेड ऊपर भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। तो एक काम करा जाए, इस पैनल से
ये जान लिया जाए इन लोग के रडार पे एक एक कौन सा स्टॉक है पहले तो उस पे, और अगर कंफर्ट कितना है ट्रेडिंग सेशन में ये भी बता देंगे। हो सकता है आज लिया ट्यूसडे तक ट्रेड कैरी करने लायक हो सकता है आज वो कमाई ना हो। पिक्स के लिए चला जाए, सतपति साहब पहले आपके पास आता हूँ, क्या रडार पे है सर? आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन गुड मॉर्निंग। आशीष जी देखिए, ट्रेड प्योरली स्विंग ट्रेड के हिसाब से आज नहीं दूंगा मैं, वो काउंटर के पे बात करूंगा जहां पे मुझे लगता है कि टेक्निकल पैटर्न, टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, दैट इज टीवीएस मोटर। कल भी मुझे लगता है इस पे बात हुई थी, बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने इसको कवर किया, तो मुझे लगता है टीवीएस में जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, एक बड़ा मूव यहाँ पे ड्यू है। अगर मैं सही हूं तो इसका टारगेट कम से कम 2280 से लेके 2300 का बनेगा, यानी 100 रुपीज अपसाइड टीवीएस मोटर में दिखती है तुरंत तुरंत। तो प्रोबेबली थोड़ा ये पोजिशनल ट्रेड होगा। 2180 चल रहा है फ्यूचर में, 2186 टू बी वेरी प्रिसाइज, तो टीवीएस मोटर ये बाय रहेगा। रही बात स्विंग ट्रेडिंग, प्योरली स्विंग ट्रेडिंग ही करना है तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, तो 2220 के आसपास पहला रेजिस्टेंस होगा, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 2160 का। ओके, टीवीएस मोटर्स। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड क्या होगा? तो वीरेन जी, जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से ही है, और उसमें हमें लगता है अशोक लीलैंड यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑन सीरीज कंपेयर करें तो स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप यहाँ पे बने हुए। अशोक लीलैंड में हमें लगता है मोमेंटम कैरी होते हुए दिखेगा, 222 224 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना है अशोक लीलैंड को बाय करने का वो होगा करीब 207 रुपए के आसपास। ओके, खरीदारी करने का मन अशोक लेलैंड, ऑटोज पे है फोकस, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड। जतिन, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारे जो रेडार पे है वो बाटा इंडिया है। बाटा इंडिया में हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है वो अभी रिवर्स हो चुका है। मेरे को लगता है कि एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इसमें एक शार्प मूव देखने मिल सकता है। इसके लिए बाटा इंडिया में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें मैं 1330 का सजेस्ट करूंगा, और पोजिशनल टारगेट्स 1420 1450 के रहेंगे। ओके, तो आपके यहाँ पे बाटा 1358, ये कल एक बहुत ही स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आने की तैयारी कर रहा था। अभी करीब 5 रुपये ऊपर है, बट आई थिंक ये इस ट्रेड की थीम है पुल बैक ट्रेड। एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक को आप यहाँ पे पुल बैक के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। आस्था, गुड मॉर्निंग, आपका आज का कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, पसंद आता है प्रिकॉल लिमिटेड। प्रिकॉल लिमिटेड की बात करें तो बेसिकली ये जो कंपनी है 1975 में एस्टैब्लिश हो गई थी और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को केटर करती है, क्योंकि ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्लस्टर्स ये सब बनाती है। पसंद आने के पीछे की वजह बढ़िया नतीजे जो इन्होंने चौथी तिमाही में पेश किए हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, तो वो भी कंपनी के लिए एक बेहद फायदेमंद साबित होगा। और कंपनी का क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसमें बजाज का नाम है, हीरो का नाम है, ट्रैक्टर क्षेत्र की बात करें तो कुबोटा वगैरह भी इनके क्लाइंट्स में आते हैं, तो इनका पार्टनरशिप्स बढ़ती जा रही है और वो भी इनको फायदा देती हुई नजर आएगी। प्रिकॉल को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इनिशियल टारगेट 490 का रहेगा, लेकिन उसके बाद 502 तक के भी लक्ष्य हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। समय सीमा 10 से 15 दिन रखी जा सकती है। प्रिकॉल लिमिटेड को खरीदारी करने की सलाह। पोजिशनल ट्रेड है प्रिकॉल। रैप कर दूंगा मैं, रिकैप करूंगा सारा। गाबा सर, कौन सा स्टॉक? हाँ, लेकिन आज ट्रेडिंग का मन नहीं गाबा सर, लेकिन कुछ पोजिशनली यहाँ से पसंद आ रहा हो सकता है अगले हफ्ते तक कमाई करा के दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक का नाम है IEX। यस, IEX ट्रेड कर रहा है 151 का। इसका जो सेटअप है IEX का बढ़िया है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। मैं कहूंगा करीब 150 के आसपास, 151 पे ट्रेड कर रहा है अभी 152। मेरा जो टेक्निकल टारगेट है इसका मुझे काफी अच्छा लगता है, एग्रेसिव है। पहला टारगेट है 165, लेकिन मुझे लगा 200 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। तो स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग पुल ट्रेड के लिए, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे लगता है IEX पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक होगा 145 IEX। यस, लॉन्ग पुल ट्रेड 45 के स्टॉप के साथ बढ़िया स्विंग ट्रेड है ये आपकी स्क्रीन पे। तो रडार पे कौन कौन से स्टॉक रख सकते हैं? सतपति साहब कह रहे हैं टीवीएस मोटर्स। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से एग्रेसिव टारगेट्स वहां पे भी बन रहे हैं, खरीदने का मन है। पालविया साहब को अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है। बार बार चैनल पे बातचीत हुई है और बढ़िया एक्सपर्ट से कमा के दिया और अभी भी लगातार रडार पे बना हुआ है।
207 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। जतिन कह रहे हैं बाटा इंडिया खरीदा जा सकता है 1330 के एसएल के साथ। गाबा सर ने IEX की बात करी है, स्विंग ट्रेड है, हम 145 पे अपना एसएल लगा लेंगे और इवेंचुअल टारगेट तो काफ़ी एग्रेसिव आपकी स्क्रीन पर। और पोजिशनली कुछ चुनना हो तो प्रिकॉल एक कैश का स्टॉक है जो आस्था और उनकी टीम को पसंद आ रहा है। लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर आ गए। पिछले सेशन का एक स्टॉक हाईलाइट था जो निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर और टॉप गेनर भी बना, सरप्राइज, नेस्ले इंडिया। आमतौर पे टॉप कंट्रीब्यूशन प्लेट में दिखता नहीं है, पर ऐसे मूव बने उस छोटे से सेशन में और उसके पीछे वैलिड रीजंस थे। क्या रीजंस हैं एक बार रिविजिट कर लिया जाए। यतिन स्टूडियोज में रेडी है। यतिन, क्या कहानी है नेस्ले की? पहले तो यार वो नेस्ले का नाम सुन के ना मैगी की याद आई। वो लंच आप मंगाने वाले थे, कुछ ऑर्डर किया आपने स्विगी? घर के बुजुर्ग बैठे हैं, सबको विंडो पे दिखाइए प्लीज। घर के बुजुर्ग बैठे हैं स्क्रीन पे, आप मुझसे बोल रहे हो? कौन बैठा है? गाबा सर यार। यार मतलब बुजुर्ग बोल के यार ऐसा मत करिए, सॉरी, जवान दिल है हमारे गाबा साहब। यस यस, हाँ बिल्कुल। क्यों ऑटो क्लब बुला रहे हैं हमको? वेटरन जो हैं उनके सामने आप मुझसे पूछ रहे हो यार। तो गाबा साहब भी चुप है, बोला ऑडियो ही नहीं आ रहा, ऑडियो कट है मेरा। नेस्ले की कहानी क्या है? तो देखिए, नेस्ले की कहानी ये है कि जो प्रपोजल था रॉयल्टी बढ़ाने का, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने वोट आउट कर दिया है। जो सेबी का नियम है और जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होता है उसका मेजॉरिटी वोट लगता है रॉयल्टी जैसी सब्जेक्ट्स पे। अभी करंटली लगभग 4.5% के आसपास की रॉयल्टी थी, जो नेस्ले के हिसाब से 5.25% होनी थी अगले 5 सालों में। यानी हर साल लगभग 15 पैसों से, यानी 0.15% से ये रॉयल्टी बढ़नी थी। यानी 0.25% की जो ये वृद्धि थी रॉयल्टी में, इसको शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है नेस्ले ग्लोबल के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा रॉयल्टी का पोर्शन उनको मिलता है नेस्ले इंडिया से। और कहीं ना कहीं ये जो प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, ये बताता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में रिटेल निवेशकों ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट किया और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी नहीं जुटा पाए नेस्ले इस पर्टिकुलर मामले में। 4.5% की रॉयल्टी ऑलरेडी बहुत हाई है, तो शायद वो 5.25 करते तो कोई लॉजिक नहीं होता। और शायद इसीलिए ये पूरा का पूरा प्रपोजल जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद शेयर में आप 2 से 2.5% की तेजी देख रहे हैं। मतलब रिजेक्ट कर दिया, मतलब अब ये टेबल पे प्रपोजल है ही नहीं, अब 4.5% पे ही रॉयल्टी रहेगी, अब कोई विकल्प बिल्कुल। ये आशीष है ना, 30 जून को अमल में लाना था, यानी 1 जुलाई से ये अमल में आ जाता अगर ये वोट हो जाता। लेकिन ये वोट रिजेक्ट हो गया, तो ये जो इंक्रीज्ड रॉयल्टी है वो 1 जून से या 1 जुलाई से लागू नहीं होगा। तो जो रॉयल्टी पुरानी थी 4.5%, उस पर अटक गया मामला अब। बढ़िया, ये शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर भाई। नहीं तो 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते 5 साल में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती। पालिया साहब, नेस्ले सेशन का हीरो है अब तक का, चार्ट्स पे कैसा प्लेज नजर आता है? तो देखिए, करेक्टिव मूव में था, आज स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल बना है। स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने, हमें लगता है यहाँ पे जो इमीडिएट अपसाइड है वो 25-30 की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। 25-30 का अगर ब्रेकआउट करने में ये कामयाब होता है तो ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट फिर 2600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक में अगर हम डेली चार्ट पे इसको एनालाइज करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस प्लेस्ड है 25-30 के आसपास। वो लेवल को अब वॉच करना चाहिए। अगर उसके ऊपर आज ये क्लोज करता है तो ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है और हमें लगता है फिर ये मोमेंटम 2600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। डेटा में शॉर्ट कवरिंग भी बनी है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 2480 के आसपास। जैम याद रखिएगा, नेस्ले मतलब जैन 2024 तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, डोमिनेट कर रहा था, परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये इशू इसको तंग कर रहा था और बीते 3 महीने में इसके अंडर परफॉर्मेंस का एक बड़ा कारण था। 200 डेमा लास्ट वीक हिस्ट्री छुआ था, इनफैक्ट इसी वीक छुआ था और आप देखिए खबर के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन 62 रुपये ऊपर एग्जैक्टली अब अपने आज सारे एवरेजेस की ट्रैजेक्टरी को ये क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। अच्छा राजेश जी, एक प्रश्न आपसे और पूछूं। आज स्क्रीन पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक के कॉम्बिनेशंस में मेरे को 1-2 स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। एक बार राजेश पालवे जी टाटा पावर पे अपना टेक दीजिएगा। ये ट्रेड हमने 3-4 रोज पहले पिक किया था, अब डे हाई पर क्लोज ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। आपका व्यू टाटा पावर पे? तो बिल्कुल वीरेन जी, यस, ये स्टॉक में अब जिस तरीके के मोमेंटम बने, यस, यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन लॉन्ग साइड की रखनी चाहिए। डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहे। हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 436 के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करता हुआ दिखे। 460 जो कि इसके हाई बने थे
प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे वहां तक का भी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा। सेक्टर में भी एक मोमेंटम है, तो हमें लगता है 436 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल टाटा पावर में पोजीशन लॉन्ग साइड का होल्ड रखना चाहिए। आज कल के सेशन में ही ये स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को अब कंफर्टेबली होल्ड आउट किया है। हमें लगता है यहाँ से एक मोमेंटम बनेगा। इमीडिएट टारगेट 455 460, स्टॉप लॉस होगा 436। ओके, याद रखिएगा वो स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, उसमें ये परसिस्ट करते हुए आस्था, इनफैक्ट आस्था के पास नहीं होगा क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। मैं PSU बैंकिंग बास्केट का जिक्र कर रहा था जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। एक बार प्लीज़ SBI लेके आइएगा। 823 क्लियर कट अपने पिछले 5 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक करता हुआ। राजेश सतपुते जी, एक बार एक व्यू आपका SBI पे। हाँ जी वीरेंद्र जी, देखिए SBI का चार्ट मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन में है, और अगर आप कंसोलिडेशन की बात करें तो सपोर्ट कहाँ है? मेरे हिसाब से 800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे 10, 20 एंड 50 DMS प्लेस है, मतलब रफली आप कह सकते हैं क्लस्टर है। तो मुझे लगता है जब तक वीरेंद्र जी 800 का लेवल मेंटेन है तब तक पूरे चांसेस है कि इवेंचुअली ये प्रोबेबली 830 ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। लेकिन लगता है मुझे इस बार ये नया हाई बनाएगा, तो SBI पे बायस पॉजिटिव रखे, इसमें सेल की चेष्टा ना करेगा क्योंकि काउंटर हर डिप पे खींच लेता है, तो 800 के ऊपर बायस जो है पॉजिटिव है SBI में। ओके, SBI पर नज़र रहेगी, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। अभी चलते हैं आशीष के पास वॉल पे, उससे पहले थोड़े से प्राइस एक्शंस को और देख लेते हैं क्या क्या कर रहा है। मैं रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहा था, रेलवे स्टॉक्स में मूव अच्छा है। कॉनकॉर इस दौर का आई थिंक अर्निंग्स के बाद स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला स्टॉक रहा, आज भी करीब 7% ऊपर। ONGC में मूव है। गेल में आई थिंक आज का ये पहले सेगमेंट का फर्स्ट स्टॉक था, और ग्रेसिम में तेजी, और नेस्ले अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, और BHL करीब 302 पे। NTPC PSUs में अच्छा खासा मूव है, और कमिंस इंडिया कैपिटल गुड्स स्पेस से अभी भी 25 रुपये की मजबूती के साथ, और बजाज और 53 रुपये ऊपर 8834 का स्तर। यहाँ पे चलते हैं अब जो टिक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो डिजास्टर रिकवरी साइट से आएंगे। चलते हैं उनको देखने के लिए आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू। डिजास्टर रिकवरी साइट जिसकी टेस्टिंग होनी है, फिंगर्स क्रॉस स्मूथ निकल जाए ये सेशन बिना ग्लिचेस के। 11:30 से 12:30 तक का ये सेशन होगा, तो देखते हैं। पिछले सेशन में हमने 520 तक के हाईज लगाए थे, उससे ठंडे पड़े थे, 466 के लेवल्स पे क्लोज हुए थे। इंडिकेशंस प्री ओपन ये कह रहा है कि हम वापस वो 500 की टेरिटरी पे हिट करने की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल वही हुआ है। 501, 502, 503, वही 35 पॉइंट ऊपर जहां हमने सेशन 1 की शुरुआत करी थी, वहीं सेशन 2 भी शुरुआत कर रहा है। एग्जैक्टली उसी 500 के इर्द गिर्द हम लोग इस समय खड़े हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक वैसे ही पस्त है, 40 पॉइंट का हल्का उछाल है, लेकिन इसमें बैंक्स के बीच में जब मैं इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाऊंगा तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। फ्लैट है एकदम निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे। IT 1/4% उछाल के साथ शुरुआती टिक्स दिखा रहा है। ब्रेथ फिर से बढ़िया है। फर्स्ट सेशन की भी हाईलाइट मार्केट ब्रेथ थी, इस सेशन की भी हाईलाइट मार्केट ब्रेथ है। मिड कैप्स 0.5%, स्मॉल कैप इस समय 1% पर बहुत शुरुआती रुझान है। ब्रेथ बहुत शुरुआत में देखेंगे तो हमेशा एबरेशन दिखता है, लेकिन फिर भी 4:1 का रेशियो है, यानी 80% स्टॉक्स शुरुआती टिक्स में इन ग्रीन। जितनों में ट्रेड हो रहा है इन ग्रीन 80% है उनमें से। निफ्टी वही 22,500 के आसपास। बिल्कुल पहला सेशन ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया है किसी ने, हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे थे कि उसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वैसे ही इस समय भी हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इंडिविजुअल सेक्टोरल बास्केट्स दिखाता हूँ आपको। वो हमारा हीट मैप सेक्टोरल देखिए, फर्स्ट सेशन में जब दिखाया था तब भी सारे के सारे इन ग्रीन थे, माइनर इन ग्रीन। इस सेशन की भी कहानी ऐसी ही है। निफ्टी बैंक फ्लैट कह लीजिए, फाइनेंशियल्स फ्लैट कह लीजिए, सरकारी बैंक्स पिछले सेशन में हाईलाइट थे, सरकारी कंपनीज पिछले सेशन की हाईलाइट थी। मूव्स कंटिन्यू हो रहे हैं, और CPSE इंडेक्स तो 1.25% के गेंस दिखा रहा है। मेटल्स, कुछ मेटल्स से बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। आई एम होपिंग JSW स्टील भी अब शायद सुधर रहा हो। 2/3% उछाल है। FMCG 1/3, पिछले सेशन में हाईलाइट नेस्ले था, FMCG अभी भी 1/3% ऊपर है। IT 1/4% उछाल, ऑटोज में 1/4% का जंप है। पिछले सेशन का एक और हीरो था रियल्टी, फिर 1% के जंप के साथ ट्रेड होता हुआ। और फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस सब बढ़िया कर रहे हैं। शुरुआत तो बढ़िया होती है, सेशन कल्मिनेट कैसा होगा वो देखना जरूरी होगा। लाइए जरा एक काम करें, हीट मैप दिखाइए, और निफ्टी बीच में आ ही जाएगा, उसको तो देख लेंगे तस्वीर क्या है। 499,500 के आसपास। नेस्ले 2.25% और ये रिफ्रेश हुआ है क्या? सेम स्टॉक्स मुझे ऊपर दिख रहा है। ONGC फिर 1% और मूव दिखा रहा है। हिंडाल्को पिछली बार भी इसी लाइन पे था।
एकदम एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है। हाँ, JSW स्टील का प्रेशर सेकंड सेगमेंट में भी लिंगर ऑन कर रहा है, जिस पे हम रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहे थे। एक्सिस और ICICI बैंक फिर पस्त पड़े हुए आपको नजर आएंगे। एक्सिस ICICI दोनों लाल निशान में ट्रेड करते हुए इस समय। ऊपर नहीं, इंडिविजुअली ऐसा कोई हैवी कोई तगड़ा मूव दिखा नहीं रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है। नेस्ले ही हाईलाइट हॉक कर रहा है, बाकी ये पावर ग्रिड पिछले सेशन में भी हाईलाइट, ONGC भी, हिंडाल्को भी वैसे इनके अप मूव्स कंटिन्यू कर रहे हैं। JSW स्टील की वीकनेस बढ़ रही है, अब तो 1.5% के आसपास निफ्टी का टॉप लूजर है। लाइए वापस इंडेक्सेस को स्क्रीन पे, फिर वीरू के पास चलेंगे। 490 थोड़ा सा पस पड़ा है, लेकिन वही ठीक है। 490, 500, 505 की अब तक की रेंज रही है, उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ। निफ्टी बैंक फिर फ्लैट है, ब्रॉडर मार्केट्स फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वीरू फिर वहीं आ गए जहां सेशन 1 पे आया था मैं, वही इसी लेवल्स के आसपास फिर कामकाज होता हुआ। हाँ, कुछ स्टॉक्स इंटरेस्टिंग हो रहे हैं क्या? कुछ स्टॉक्स पे जो टिक्स हैं वो थोड़े अटपटे से हैं। ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था पिछली बार भी, जब डिजास्टर रिकवरी साइड से हुआ था ना ट्रेड। मेरे को याद है उस दिन एक स्टॉक जो कि मुझे थोड़ा सा, अगर आप देखें उसकी सेकंड्स आई थिंक सेशन में ओपनिंग क्लोजिंग समझ में नहीं आ रही थी। आज ऐसा देखिए, ऑल दो BEL डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन आप देखिए कि कहाँ से शुरू हुई इसकी पारी। जब आप इसके इंट्राडे चार्ट्स को देखेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब चार्ट नज़र आएगा आपको। 261 पे ट्रेड करता हुआ। थीम अभी जानते हैं क्या है स्क्रीन पे? इट्स ओनली डिफेंस। ये देखिए, ये मैं कह रहा था आपको, यही एग्जैक्टली मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है जब सेशन खुला था तो पहली प्रकाश सर की कॉल थी एस्ट्रल। ऑल छोड़िए, इसको छोड़ते हैं, ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। बट इट्स 22494। थीम क्या है? डिफेंस। थीम क्या है? मेटल्स। थीम क्या है? PSUs। ये तीन चीज़ स्क्रीन पे अभी भी परसिस्ट करती हुई। वो चार्ट्स पे थोड़ा मिसमैच नज़र आया आपको राजेश जी, राजेश सतपथी जी? वीरेंद्र जी देखिए, चार्ट पे BEL की आप जब बात करें, मैं चेक कर रहा था, मेरे पास कैश वाले चार्ट में थोड़ा सा मिसमैच है। F&O में तो इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं 15 मिनट्स पे चेक कर रहा था, तो मेरे मेरे यहाँ पे तो इतना नहीं आ रहा है वीरेंद्र जी, पता नहीं। लीव इट, ठीक है। चलिए अभी काम करते हैं, ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं यहाँ पर। राजेश पालविया जी, क्या पिक कर रहे हैं आप, बताइए। आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम पे फोकस है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। नेशनल एल्यूमिनियम के अपसाइड के टारगेट 208 210 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 196 के आसपास। ओके, नाल्को को आप पिक करें। वही मेटल स्क्रीन पर आप देखें ना, जो कन्विक्शन कहते हैं जिसे, वो है राजेश पालविया जी का नाल्को के साथ है। राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा कन्विक्शन 1 नॉच बेटर मेटल पे ही मिलता है, क्योंकि स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर ये रडार पे है, 388 के आसपास चल रहा है। 384 का 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और सामने एक स्विंग का टारगेट लेंगे 400 के आसपास। तो हिंदुस्तान कॉपर ये मुझे अच्छा लगता है मेटल में। जो सर्किट हिट कर गए थे वो तो वैसी सर्किट में डेली ऑपरेटिंग रेंज ही उनकी 5% की है, तो बालकृष्णा वगैरह वहीं लटके हुए आपको सबके सब नजर आएंगे। जायडस भी वही 5% पे अटका हुआ है। BEL, HAL बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी मूव अच्छे थे और थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 3.5% HAL ऊपर था, अब 4.5 सवा 4% के आसपास के गेन्स हैं। खैर, पहले पिक्स ले लेते हैं एक्सपोर्ट्स की, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत आगे भी कंटिन्यू करेंगे। काबा सर, क्या रडार पे आ रहा है? ऐसा है कि मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं चला, क्योंकि मेरा डेटा मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा है, बंद है, तो शायद वो रिकवरी यहाँ पर नहीं हुआ मेरे पास, तो आई स्किप इट कंप्लीटली। फियास्को। तो मतलब आपके में नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है कई लोगों के घरों पे बैठे हुए और दफ्तरों में बैठे हुए नहीं आ रहा होगा, या आपके एंड पे ही कोई इशू आ रहा है? मेरे पास BSE का डेटा नहीं आ रहा, जो एक्सचेंज से मेरा जो सॉफ्टवेयर वेंडर है उससे कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन डेटा नहीं आ रहा है, जीरो। वही 10 बजे रुका है 959.59, उसके बाद नहीं आया। वो एक रिफ्रेश करके देखा आपने? मैंने रीस्टार्ट करके देखा, रिफ्रेश तो दूर की बात। सर आपके पास भी तो BSE से ही आता है डेटा, आपका तो आ रहा है ना ढंग से? देखिए, मेरे पास जो आ रहा है वो NSE का आ रहा है, NSE F&O का भी आ रहा है, और NSE स्पॉट में आ रहा है। लेकिन BSE का, यस, मेरा वेंडर भी BSE का डेटा नहीं देता, तो चल रहा है बस आज काम, आप कह सकते हैं। लेकिन एक बात है आशीष जी, जैसे गाबा जी ने भी कहा कि बहुत एग्रेसिव कॉल आज हमने भी नहीं दिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, ये चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जतिन, होपिंग आपका चल रहा है, क्या रडार पे आया?
यस, हमारा चल रहा है और एनएससी का डेटा जो है वो आई थिंक फीड्स आ रहे हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग है। और मैं जो पीएसयू बैंक्स की अगर जो मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा है। तो हमने जो पिक किया है वो इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक एक बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेशन में है। हमें लगता है कि पोजिशनली अगर जो किसको करंट लेवल्स पे या आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक लंबा कंसोलिडेशन है वो हमें लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। इसके लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी इंडियन बैंक। स्टॉप लॉस मैं इसमें 520 का सजेस्ट करूंगा और टारगेट मेरे पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 580 और 600 के। मैं ऐसे ट्विटर फीड चेक कर रहा था, कुछ लोग लिख रहे हैं इवन इन सेकेंड सेशन द वेबसाइट इज़ नॉट शोइंग करंट रेट्स एक्सेट्रा। इंडिविजुअली कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आई डोंट नो उनके एंड पे स्पेसिफिक या कुछ जगह फीड्स के इश्यूज बन रहे हैं, पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन जतिन का पिक आपकी स्क्रीन पे सरकारी बैंक्स में इंडियन बैंक एक प्रेफर्ड आइडिया 520 का एसएल। आस्था की खास बात ये कि ना सिर्फ फंडामेंटल है, टेक्निकल भी टटोलती रहती हैं, तो टेक्नो फंडा है ये हमारे लिए। आस्था, स्क्रीन खुलने के बाद कोई ट्रेड वेड पकड़ा क्या या पकड़ने का मन बन रहा है क्या? काफी टाइम से एक स्टॉक पसंद आ रहा है, आईआरसीटीसी। मुझे लगता है अभी भी इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि फंडामेंटल्स की बात करें तो जो केटरिंग और टूरिज्म सेगमेंट है कंपनी का, मुझे लगता है बहुत बढ़िया सीएजीआर ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 2023 से लेके 2026 एफवाई की बात करें हम फाइनेंशियल ईयर की, तो 20% के ऊपर की सीएजीआर ग्रोथ ये सेगमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा। सो आईआरसीटीसी पे नजर रखी जा सकती है। इनिशियल टारगेट इसमें 1145 का रहेगा, उसके बाद 1160 तक के भी लेवल्स हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। टीसी पहले सेगमेंट पे भी एक कॉल गई थी, मैं थोड़ी एक एग्रेसिव कॉल रखूंगा। याद रखिए फर्स्ट सेगमेंट पे हमने ट्रेड पिक किया था ग्लेनमार्क, क्या खूबसूरत किया वो। राजेश सतपुते जी एक ट्रेड पे दिमाग लगाते हैं, इट्स एग्रेसिव वन, बट एस्कॉट्स कुबोटा की 3900 की कॉल, जरा आप इसका एक्शन देखिए। आई मीन मेरे को लग रहा है राजेश जी, ये आप ओआई बिल्डअप देखिए 3844 पे। जरा डायरेक्टर साहब इसकी 3900 की कॉल रखिएगा एक बार प्लीज़, स्क्रीन पे प्रीमियम दिखाइएगा, क्योंकि थोड़ा अभी रिस्की तो है, बट क्या इसको ग्रैब करना चाहिए, इसके मोमेंटम को, शार्पनेस देखिए इसके स्विंग की। 45 पे ट्रेड कर रही है, मेरे ख्याल से आस्किंग प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आपका व्यू? तो वीरेन जी, मुझे लगता है कि ऑटो में दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद कोई है तो वो एस्कॉर्ट्स ही है। तो एस्कॉर्ट्स में डेफिनेटली मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी भी जारी है, हर डिप पे बाइंगी होती है। तो ये जो आपने कहा है कि इसको ट्रेड करना है तो ऑप्शंस के जरिए करना चाहिए। 3900 का कॉल, मेरे यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो करीबन 55-56 के आसपास का आ रहा है, तो हम बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। थोड़ा सा ऑप्शन लिक्विडिटी एक अलग चीज है आज के लिए, लेकिन 40 का स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम एक टारगेट सेट करें 85 टू 100 का, तो वो इजीली अचीवेबल। तो एस्कॉर्ट्स यस, मोमेंटम अभी भी जारी है, कहीं हर डिप पे तो बाइंग ही हो रही है। तो यस, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इन ऑटो पर्टिकुलरली। ऐसा बोलते बोलते प्रीमियम जो है प्रीमियम हो गया 80 रुपये। मैं आशीष मोमेंटम खोज रहा हूँ बस इस बाजार में। और आप देखिए स्टॉक ही इटसेल्फ 3835 का स्क्रीन पे ही हो गया 3900, कॉल हो गई 92 रुपये। तो आशीष काम हो गया सेकंड सेगमेंट का। हाँ, सेकंड सेगमेंट का काम हो गया भाई। अच्छा, अब गाबा सर का तो विंडो बहुत बढ़िया हो, ट्रेड ऑर्डिनरी स्क्रीन पे देखिए कहाँ 45 वाला 80 के आसपास खड़ा हुआ है। BLHL में सोचा गाबा सर के पास फीड नहीं आ रही है। आज दोनों में अच्छे मूव्स हैं। लॉजिकली अगर एक चूज करना हो आस्था, कौन सा होगा फंडामेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया लगता है। देखिए आपके साथ मैं जब सास बहू सेंसेक्स कर रही थी तब का दिया हुआ कॉल है ये, और अभी भी इसमें हम काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक नजर बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए और भी बढ़िया लेवल्स हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। एक और चीज जो अच्छी लग रही है देखा जाए तो इसी क्षेत्र में, वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। इनफैक्ट आज बहुत ज्यादा तेज हो गया है, 5% का जो मेरे पास यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं, आई डोंट नो वो कितने करेक्ट है, बट हाँ 5% का इसमें सर्किट लगा हुआ है। ये काउंटर भी बहुत बढ़िया लग रहा है पोजिशनली। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। उसके अलावा BDL भी पसंद आता है। अच्छा,
और क्या क्या स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। आस्था, ये भारत डायनामिक्स की बात की आपने, पीएसयूज में ही रेलवे स्टॉक्स में बड़ा अच्छा मूव आ रहा है आस्था, और ये कॉन्फिडेंस जो बाजार ने रीगेन किया है पिछले 2-3 दिन को देखने के बाद, पीएसयूज में ही रेलवे स्टॉक्स में आपका सबसे प्रेफर्ड क्या रहेगा इस वक्त? आईआरसीटीसी आपकी इंट्राडे कॉल थी, और अगर पोजिशनली पिक करना हो तो? देखिए, आईआरसीटीसी के अलावा आईआरएफसी भी ठीक लगता है, यहाँ पे भी नजर बनाई जा सकती है। बिल्कुल, पीएसयू में, रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम अभी मुझे नहीं लगता फिजल आउट हुआ है, इसमें मोमेंटम आगे भी जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेशली आईआरसीटीसी मेरी तो फेवरेट चॉइस लग रही है, क्योंकि मैं इसमें पॉजिटिव अभी से नहीं, अप्रैल से ही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर में अभी तो अपसाइड बाकी है, स्टार्ट होना चालू हुआ है। और दूसरी तरफ आईआरएफसी जो कि आज ऑलरेडी 3% अप है, थोड़े से डिप्स आते हैं मेरे हिसाब से 165 168 के आसपास, तो बढ़िया खरीदारी के मौके वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल टारगेट इनिशियली 190 का रह सकता है। स्टॉक पिकिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी। एक्सपर्ट्स ने कुछ बढ़िया स्टॉक्स आज के दिए थे आपको, वो जो 4 का चौका है उसका टीजर दे देता हूँ, उसके बाद वीरू स्टॉक पिकिंग कंटिन्यू करते रहेंगे। इस बीच एक्सपर्ट्स के पास टाइम रहेगा कुछ बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का। आज का सस्ता ऑप्शन के लिए पालविया साहब आपके पास आऊँगा, एक बढ़िया सा, अभी 5-7 मिनट बाद एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सतपुते साहब आप जरा सा कुछ ढूंढ के रखना। चार्ट का चमत्कार के लिए गेडिया साहब आपके पास आऊँगा, और मिड कैप फंडा के लिए आस्था एक और बढ़िया सा आइडिया आप रेडी रखना, आप लोग से चर्चा करेंगे पर थोड़ी देर बाद। गाबा सर कुछ आया, भाव नहीं आया? नो, जीरो, एब्सोल्यूटली डिजास्टर। तो फिर आप गाड़ी बुकिंग की थी ना, नहीं हुई वैसा ही। खैर आपने पहले कह दिया था आपका मन नहीं आज ट्रेड करने का, तो उन्होंने बोला भाव दे के वेस्ट करने का फायदा क्या है? इसको दो ही मत डेटा। वीरू स्टॉक्स को ही हो तो बताइए भाई। अभी कुछ नहीं, बट एक हल्का सा अगर आप देखें तो यहाँ पे जरा HDFC बैंक को देखना चाहूँगा, क्योंकि HDFC बैंक आज रचना जी की कॉल भी थी एट 1465, नहीं अभी नहीं, 1465 पे कोई बहुत, अगर आप देखें सब्सटेंशियल मूव नहीं है, इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे। दीपक नाइट्राइट लेके आइएगा, मैं मतलब बस आई थिंक स्टैट्स देख रहा हूँ कि कैसे कैसे हैं इस वक्त। दीपक नाइट्राइट 2488 नोट एग्जैक्टली, ये भी इतना इम्प्रेस नहीं कर रहा है। और एक ITC लेके आइएगा, ITC क्या कर रहा है, 2-3 हैवी वेट्स इंडेक्स के लिहाज से देखूँ, 436.90 नो एग्जैक्टली। बस एक अच्छा काम करते हैं, रिलायंस पे आउटलुक लेते हैं। रिलायंस क्या कर रहा है आज के सेशन को अगर मैं छोड़ दूं, अगले कुछ सेशन के लिए इसकी भूमिका क्या होगी, ये प्राइस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। रिलायंस पोस्ट अर्निंग अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला गया था, और ये प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक 19 अप्रैल से कंटिन्यू कर रही है। राजेश पालवे जी, रिलायंस ने आज जो इंट्राडे हाई क्रिएट किया 2872 रुपये का, वो एग्जैक्टली इसका लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आपका सेंस क्या कह रहा है? तो देखिए, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यस, यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में एक करेक्शन था, वो ऑलरेडी खत्म होते हुए दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को अभी ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि आज की क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीकली क्लोज 2870 2875 के ऊपर होती है तो फॉलो अप बाइंग एक्शन हमें लगता है कि ट्यूसडे को वापस इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिखा है। तो नियर टर्म इंडिकेटर पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल है, रिलायंस में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। 2920 2930 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है रिलायंस को बाय करने का, वो होगा करीब 2840 के आसपास। रिलायंस की क्योंकि चर्चा हो रही है तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्टॉक है इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इसी कंपनी के पास है। तो कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन इस प्लेटफॉर्म को सुन के बन रहा हो आपका, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज़ कंसल्ट ज़रूर करिएगा। अच्छा चलिए, जब तक एक्सपर्ट्स अब थोड़ा सा ब्रीदर दूं उनको, 4 का चौका वो लोग अपना अपना रेडी करें। इस बीच एक बोर्ड रूम, चौथी तिमाही में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के मुनाफे में 94% की कमी आई है, जबकि आय 10% बढ़ी है। नतीजों पे बातचीत करने के लिए इसी कंपनी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के फाउंडर और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चटर्जी जुड़ते हुए। अंजन सर, गुड मॉर्निंग। ये आज तो सैटरडे तो आप लोग के लिए बिजी डे रहता होगा काफी, थैंक यू समय निकालने के लिए उस बीच।
थैंक यू, माय प्लेजर। हाँ बोलिए सर। ये मुनाफे में कमी को इस बात का ध्यान रखिएगा, पिछली बार जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक एक्सेप्शनल आइटम था, पर अंजन सर फिर भी ऑपरेशनली थोड़े से चैलेंजिंग क्वार्टर तो रहा है। साल दर साल में कंपेयर करूं तो मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कोई खास वजह इस तरह से ऑपरेशनली थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़ाने की? पहले तो आपने बहुत अच्छा कहा कि ये जो इतना डिफरेंस दिख रहा है ये प्राइमरीली एक्सेप्शनल आइटम के लिए है। खैर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वन एंड ऑल्सो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें कि द नंबर ऑफ स्टोर्स जो पहले पैंडेमिक से पहले या पैंडेमिक के बाद हमने अपने रेस्टोरेंट्स ग्रो करना बंद कर दिया था एंड वी वर नॉट गेटिंग इनटू एनी एक्सपेंशन मोड, कंसोलिडेट कर रहे थे। पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने 29 स्टोर्स बंद किए, उसके बाद हम एक लेवल पे आए और ऑलमोस्ट पुनर्जन्म हमारा हुआ। हमने दोबारा से पूरी व्हाट नॉट टू डू को सीखते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार हमारी सीख ये थी कि हम लोग हमारे ओरिएंटल ब्रांड्स को, जो हमारे मेनलैंड चाइना, एशिया किचन एंड हाका जो हमारा डिलीवरी का ब्रांड है, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस बार हमने रेस्टोरेंट्स खोले और जैसा आप जानते हैं कि 5 रेस्टोरेंट्स को जो हमने खोले हैं वहां पर ऑब्वियसली एबिटा गेट्स डिले, ब्रेक इवन डिले होता है, तो फिर देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और बात थी कि 3 रेस्टोरेंट्स, एक्चुअली अभी भी एक और हो रहा है 4, तो हमारे रेस्टोरेंट्स काफी दिनों से, हम 30 साल पुरानी कंपनी है, काफी दिनों से चल रहे हैं, तो रेनोवेशन एंड रिन्यूअल वाज इम्पोर्टेंट। तो 4 रेस्टोरेंट्स बंद थे रेनोवेशन के लिए ऑन एन एवरेज अराउंड 4 से 4.5 महीने तक। तो ये भी इसका इम्पैक्ट आया है कि आने वाले टाइम पे मैं अभी ये कहूंगा कि जो रिवेंज ईटिंग, जो जिसको विच इज बीन एन अब्यूज टर्म, वो जो था वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लेवल आउट हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, बट एज यू नो वी आर अ लॉन्ग टर्म कंपनी, वी आर नॉट लुकिंग एट क्वार्टर्स एंड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट दैट आने वाले वक्त में हम लोग इसको बैलेंस आउट कर लेंगे। मतलब आप कह रहे हो पैंडेमिक से पहले बहुत एग्रेसिव थे, पोस्ट पैंडेमिक थोड़े से रैशनल हो गए हैं हम अपने अप्रोच को लेकर। जी, बिकॉज यू नो जिंदगी में लोग एक्सपेंशन के मोड पे जाते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड दैट एवरी एंटरप्रेन्योर गेट्स इनटू अ काइंड ऑफ अ कर्व जहां पे थोड़ी सीख रहती है। पैंडेमिक से बड़ी कोई सीख हमारी थी नहीं, और फेंसिटर्स थे जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, हम शुरू और आखिर तक इनको हाँ ना में रह गए, वक्त लगा, लेकिन पैंडेमिक पुट अस अगेंस्ट द वॉल और उस वक्त हमारी ये सीख रही। और एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, जो नया एक वर्टिकल हमारा आ गया है, हम लोग जैसे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है, फाइन डाइनिंग, तो उसमें जो पैंडेमिक के बाद से जो एक सर्ज आया है वो डिलीवरी पे आया है। तो अभी देखिए 28% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू डिलीवरी से आता है। तो इस पे हमने अलग से वर्टिकल पे एक हेड रखकर, बैंडविड्थ बढ़ाकर इस पे बहुत काम किया और आने वाले टाइम पे ये और भी बढ़ेगा। तो नाउ दिस कंपनी हैज 2 वर्टिकल्स, वन इज द डाइनिंग एंड वन इज द डिलीवरी पार्ट। सो अभी हमें लगता है कि इस वक्त हम जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं उस पे टॉप लाइन भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबल ग्रोथ होगा। मैं इनफैक्ट अंजन जी जानते हैं इसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि ये सवाल आज से 1-1.5 साल पहले भी आपसे मैंने किया था। अब ऑलमोस्ट पेंडेमिक के कुछ वर्षों के बाद क्या वाकई टेक होम का, डिलीवरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, और इसीलिए आप भी इस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं, और आने वाले वर्षों में इसका आपके रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि अगला प्रश्न मेरा इससे संबंधित है। जी, कुछ चीजें रियलिटी हो गई है पैंडेमिक के बाद, जैसे आप देखते हैं इस सोशल चेंज को, जो ओटीटी, जो आज सबसे बड़ा एक फिनोमिनन हो गया है, जो आज सिनेमा हॉल्स में जो रेजिस्टेंस आ रहा है लोगों को जाने का। सिमिलरली अनदर फिनोमिनन इज द डिलीवरी। जो डिलीवरी आज की डेट में अगर आप टेबल पे देखें, फैमिली के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाना मंगाता है, मिक्स एंड मैच हो जाता है, कन्वीनियंस हो गया है, प्लेटफॉर्म्स काफी एग्रेसिव हो गए हैं, जोमेटो, स्विगी और 2-3 आ रहे हैं। तो ये रियलिटी को देखते हुए हमने उस वक्त पैंडेमिक में, जब हम एक्चुअली डिलीवरी नहीं करते थे, नहीं के बराबर टेक अवेज होते थे हमारे,
5 से 6% की डिलीवरी थी, लेकिन पैंडेमिक मेड अस रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म थिंग, और उस पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया। फिलहाल 28% है। मैं आपको ये कह दूंगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारे ब्रांड्स, मेनलैंड चाइना हो, ओ कैलकाटा हो, स्वीट बंगाल हो, जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें आज की डेट में एक डिमांड रह गया है इन टर्म्स ऑफ लोग अगर नहीं आ सक रहे हैं, उन्होंने घर पे खाना मंगाया है। और ये ट्रेंड जो टेलविंड दे रहा है, ट्रेंड के साथ हम इस पे एडवांटेजेस हो रहे हैं। हमारे एवरेज ऑर्डर वैल्यू बड़े हैं क्योंकि हम 1100 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें हमको रिटेंशन रहता है एक्सेप्टिंग एग्रीगेटर्स मार्जिन एंड द मार्जिन व्हिच वी पुट फॉर द फूड कॉस्ट। बाकी हमने काफी इसमें अडेप्ट कर लिया है। तो ये मैंने फिलहाल बहुत बड़ा ट्रेंड लग रहा है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं। तो ये अच्छा अंजन सर, ठीक है, आपने नए रेस्टोरेंट्स खोले थे, ओपेक्स पे खर्च हुआ होगा, केपेक्स पे खर्च किया होगा, वो उसका फायदा मिलने में समय लगेगा। पर इस क्वार्टर में तो हमने एक ही रेस्टोरेंट ऐड करा है, नेट 125 से बढ़ के 126 हुए। तो ये जो पुराना खोले हुए हैं, ये कब एक्चुअली कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल होना शुरू होगा, कब एक्चुअली फाइनेंशियल्स में इसका रिफ्लेक्शन होगा, हालात सुधरना शुरू होंगे, कब तक एक्सपेक्ट करूं? आप लोग क्या एस्टिमेट लेके चल रहे हो? देखिए, ये आने फिर जब तक ये मैच्योर होंगे, मान लीजिए एवरेज ब्रेक इवन लग जाता है किसी भी जगह पे, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द एरिया एंड लोकेशन, 6 से 8 महीना मिनिमम लगता है। आफ्टर विच दैट साइकिल देन वी हैव मोर रेस्टोरेंट्स ओपनिंग, वी आर डूइंग 8 मोर रेस्टोरेंट्स नेक्स्ट ईयर। तो ये फिलहाल देखिए, जो ग्रोथ हमारा स्टंटेड हो गया था, जब हमने ग्रोथ पीरियड में हिस्टोरिकली ग्रो किया था, everybody understood the fact that they are adding new restaurant, top lines are growing, so it is important to understand every profitability will get affected in the short and mid term, but मुझे ये लगता है कि in next 18 months or so आप देखेंगे इसमें top line and bottom line में बहुत फर्क पड़ेगा। सर, अंजन सर के सारे रेस्टोरेंट में खाने का मतलब तो वहां जाके ही मजा है। इतना पैसा दे के घर पे खाना आ जाएगा तो क्या मजा है? बट सर, आप बच्चों से पूछिएगा जरा। मैं गाबा सर से पूछ रहा हूँ, मैं गाबा सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अंजन सर के रेस्टोरेंट में जाके खाने का मजा है, घर मंगा के क्या मजा है? एक्चुअली ये बात सही है, क्योंकि हम आशीष और मैं दोनों गए थे आपके पवाई के रेस्टोरेंट में, और वाकई में बहुत ही मजा है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, खाना बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, बढ़िया लगा, एंड बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस भी है। राइट आशीष? नहीं, वो पवई वाला इन्होंने लोकेशन चेंज करी और जो नया है ब्यूटीफुल है, मेनलैंड चाइना, मजा आ जाता है वहां जाके। अच्छा अंजन सर, जाते जाते आखिरी सवाल, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से अपन ने 127 करोड़ शायद जुटाए थे, ये क्या रिफर्बिशमेंट में ही खर्च होना है क्या पूरा? नहीं सर, देखिए हमारा, जैसे आप जानते हैं, इवन एज वी टॉक 170 करोड़ रुपए हमारे ट्रेजरी में है, लेकिन जरूरत क्या थी कि हम और भी एक्सपेंशन करने वाले थे, और इसमें इनऑर्गेनिक 2 डिस्कशंस चल रहे हैं कि हम 2 एक्विजिशन के लिए बात कर रहे हैं, तो उनमें ये पैसा इसमें से काफी सारा जाने वाला था और जाएगा भी शायद, इंशाल्लाह। हम लोग बात कर रहे हैं, फाइनल स्टेजेस में है, तो इस चीज को देखते हुए हमने ये रेस किया था। ओके अंजन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से अपने नतीजे समझाने के लिए। पेन के रीजंस हैं, होपफुली जब मैच्योर होंगे वो रेस्टोरेंट्स, तो फिर फाइनेंशियल्स और शायद ऑपरेशनली ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन वहाँ से मिलेगा। 4 का चौका की बारी है भाई, और एक्सपर्ट्स आई एम श्योर रेडी हो चुके होंगे अब तक। तो डायरेक्टर साहब, सबसे पहले पालविया साहब को रखिए स्क्रीन पे, और अब जान लिया जाए आज का बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया। पालविया साहब, कौन सा? ऑयल एंड गैस सेक्टर पे फोकस है, और उसमें गेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में डेली सेटअप पे देखे तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी होते हुए दिखा है, और यहाँ पे डेटा भी देखे तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, और करंट वीक का जो क्लोज है ये काफी इंटरेस्टिंग बार यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 210 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये गेल का मोमेंटम 220 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 210 के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आ सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। वो आना चाहिए करीब 12 रुपए की तरफ, ये कॉल ऑप्शन बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3 रुपए 50 पैसे के आसपास।
ओके गेल, इस कार्यक्रम में ये आई थिंक दूसरी बार कॉल जा रही है। सुबह भी इनिशियली कॉल गई थी, अब स्क्रीन पे आपके दोबारा कॉल है। राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड आज का एफएन सुपरस्टार। राजेश सतपथी जी, आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या सॉरी, देखिए वीरेन जी, दीपक नाइट्रेट जिसका आपने अभी जिक्र किया था, मुझे लगता है वहीं पे एक ट्रेड बन रहा है, और जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, मुझे लगता है इसका टारगेट होना चाहिए 2580 से लेके 2600। सो दीपक नाइट्रेट, यस इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2490 का। दीपक नाइट्राइट 2490 के एसएल के साथ तेजी करने का मन, चार्ट का चमत्कार। जतिन, कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई करा है? देखिए, चार्ट का चमत्कार में के लिए मारुति सुजुकी सजेस्ट करना चाहूंगा। पिछले 1 से 1.5 महीने में ये एक नैरोइंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न डेली चार्ट्स पे बन गया है, और आई थिंक कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें एक ब्रेकआउट इसमें देखने मिल सकता है, जो एक ऑल टाइम हाई की तरफ या तो 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। इसके लिए 12,400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड रहेगा। टारगेट 13,000 13,130 के रहेंगे। ओके, आपका ट्रेड मारुति है 1260 पे, और अब चलते हैं मिड कैप फंड के लिए आस्था जी के पास। आस्था जी, क्या पिक कर रही हैं आप? देखिए, नैम इंडिया निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी पसंद आती है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सबसे पहले टारगेट्स की बात करें तो 650 का लक्ष्य रहेगा। कंपनी की बात करें तो बढ़िया रिजल्ट्स कंपनी ने दिखाए हैं। उसके अलावा जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन या इंडियन मार्केट्स में अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड मार्केट, तो कंपनी के लिए काफी बड़ा स्कोप है यहाँ पे डेवलप होने के लिए। दूसरी तरफ इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है, स्पेशली जो इनके B30 सिटीज के AUM में ग्रोथ आई है, वो बहुत अच्छी खासी है। 19.5% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ है। सिप में भी काफी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो स्लो मूवर है, हो सकता है टारगेट को आने में समय लगे, बट लगता है कि इसमें 650 के लक्ष्य हमें मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी को खरीदारी करने की समय। सस्ता ऑप्शन था पालविया साहब की तरफ से गेल। हम 210 का कॉल लेके बैठे हैं। मेरे ख्याल से 6 रुपये 10 पैसे पे स्क्रीन पे आया, 6.30 पे आ गया है, 3.5 का एसएल है और 12 के लक्ष्य है। एफएनओ सुपरस्टार सतपथी साहब ने दीपक नाइट्राइट चुना है। 2490 का एसएल है और 2580 2600 तक के लक्ष्य। जतिन कह रहे हैं चार्ट का चमत्कार के तौर पे मारुति सुजुकी 12400 का स्टॉप लगाइए। ये 52 वीक हाइज, ऑल टाइम हाइज, उस ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो 13,000 13,130 ये है हमारे इवेंचुअल टारगेट्स। आज तक कह रही है नैम इंडिया यानी कि निप्पॉन लाइफ इंडिया पसंद आ रहा है। 650 तक के पोजिशनल टारगेट्स इस स्टॉक में रख सकते हैं आप। चलिए, इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस की बारी, और आज उस कड़ी में हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज साहब जुड़ते हुए। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार आशीष सर। सैटरडे का कोई प्लान वैन नहीं बनाया आप चैनल पे? कैसे बनाया था, बट आपका बुलावा आया तो हमने कहा बाकी सब काम छोड़ो, आपके पास आए। थैंक यू जुड़ने के लिए फिरोज। अच्छा, मार्केट वॉलेटाइल जरूर हो गए, पर है बिल्कुल दायरे में ही। वॉलेटाइलिटी देख के थोड़ा डर लग रहा हो, बात अलग है। ऐसा कोई डैमेज प्राइस वाइज हुआ नहीं है। मार्केट्स कैसे पोजीशन लग रहे हैं? कुछ बहुत बड़े इवेंट सामने खड़े हैं उससे पहले आपको? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से पोजीशन लग रहे हैं। ऑफ कोर्स एक इंडिसाइसिव जोन होता है, अगर एक इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट अगले 15 दिन में आपके पास आने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी के आधार पे ही ट्रेड हो रहा है। सो डिसाइसिव मूव्स नहीं है। जैसे आपने कहा आशीष जी, इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, इसीलिए इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है। डेली वॉलेटिलिटी जैसे हमारी डेरिवेटिव डेस्क डेल्टा हेज करती है तो 100 पॉइंट के जो मूव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स बढ़ गई। सो लास्ट 15 डेज। सो पॉइंट 1, इंडिसाइसिव मूव्स हैं, लार्ज मूव्स नहीं आ रही है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। हाउ आर दे पॉइज्ड? बहुत अच्छी तरह पॉइज्ड है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी इस आधार पे है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी तो ये लेवल सैक्रोसैंक्ट है। तो इसमें रिस्क बहुत कम लगता है। लास्ट 9 साल में
हर 4 महीने में मार्केट निफ्टी ने 10% का करेक्शन दिया है एट एन एवरेज 4 months. But I think it is sacrosanct. Broader markets are very well poised. जो भी free float थी वो absorb हो चुकी है, तो अभी जो भी liquidity आएगी, per unit of liquidity, price movement on the higher side will be great. आनंद राठी वेल्थ पे आप लोग के क्लाइंट एडिशन तो गजब चल रहे हैं, वो आपके क्वार्टरली नंबर्स हाईलाइट करते रहते हैं, पर जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनका पैसा जो आना है वो थोड़ा थमा है क्या अनसर्टेनिटीज के बीच में, या फ्लोज जस के तस बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स इस मार्केट को? अगर क्लाइंट का इनर्ट बिहेवियर देखूं तो पॉजिटिव है, कलेक्शंस अच्छी दिख रही हैं रिलेटिव टू नेट मोबिलाइजेशन, जिसको हम इंटरनली नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। नेट मोबिलाइजेशन जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो बड़ा है, इनफैक्ट अनसर्टेनिटी की वजह से कम नहीं हुआ है बट बड़ा है मई में अप्रैल में, is what I would take point 1. Point 2, equity की जो asset class की जो आज भी डिमांड है वो काफी ज्यादा है। जैसे मैं ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप में काफी लोग नेगेटिव रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर से स्मॉल कैप की ओवर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। हम बहुत क्लियर हैं कि स्मॉल कैप की ओवर वैल्यूएशन नहीं हुई है। अर्निंग्स ग्रोथ 795 दिखती है, एनएसई स्मॉल कैप 250 की, अगर उस आधार पे मैं 21, 22, 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 16,500 की लेवल आती है, 17,000 की स्मॉल कैप इंडेक्स पे लेवल आती है, even at 21 PE forward. Point 2. तो मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक फ्लोज विल कंटिन्यू। ऑफ कोर्स सेबी ने भी ओवर वैल्यूएशन को जाहिर किया था अपनी कंसर्न्स को, बट आई थिंक मार्केट वुड इग्नोर एंड आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स आर इवन वेल पॉइज्ड, क्योंकि जो भी फ्री फ्लोट था ना आशीष जी, अगर आप देखें 215 ऐसे स्टॉक हैं जो एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में हैं, जो एनएससी स्मॉल कैप एनएससी 500 में नहीं है, एनएसपी स्मॉल कैप 250 में नहीं है। तो फॉरेनर हमारे इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में 450 प्लस स्टॉक रखता है और डोमेस्टिक लोग सिर्फ 250 स्टॉक रखते हैं। तो ये 215 जो स्टॉक हैं जो एमएससीआई में हैं और एक्स्ट्रा हैं और एनएससी 500 में नहीं है, एनएससी स्मॉल कैप 250 में है, उनकी फॉरेन होल्डिंग इतनी ऑब्जॉर्ब हो चुकी है कि फ्री फ्लोट बड़ा कम है। तो लिक्विडिटी अगर आएगी तो प्राइस राइज, री रेटिंग्स विल बी क्वाइट अबनॉर्मल। एक्चुअली मैं इसी पे आ रहा था। अब देखिए ना, इस डिप से पहले और जो इंडिया विक्स का जिक्र किया आपने, उससे कहीं 1 महीना पहले ही हम मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर कंसर्न थे, स्ट्रेस भी हुआ। अभी स्मॉल और मिड कैप फंड्स में फ्लो कैसा है, और पोस्ट आई थिंक इलेक्शन जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद आपको लगता है कि वो जो आई थिंक वाइल्ड स्विंग्स थे या फिर जिनको लेकर सेबी कंसर्न्स था वो अब एड्रेस हो चुके हैं? और अभी तक का बीते 1 महीने का आपने एक्शन कैसे देखा, वहां फंड फ्लो कैसा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में कन्विक्शन बन रहा है क्या आपका? मिड कैप स्मॉल कैप में हमारा कन्विक्शन थोड़े सवा साल पहले बना था, जब हमने लिक्विडिटी का एंट्री होते हुए दिखा था। अब वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि फ्लो कैसा है, फ्लो आता है 2-3 सोर्स से। एक तो एसआईपी का सोर्स है, एसआईपी में 15-20% ऑफ द टोटल एसआईपी नंबर, अगर 20,000 करोड़ का आंकड़ा है तो 3,000 करोड़ करीबन स्मॉल कैप में जा रहा है, दैट इज फ्लो डेटा। और दूसरा फ्लो डेटा होता है लमसम फ्लो डेटा, एसआईपी के अलावा। तो स्मॉल कैप का लमसम फ्लो डेटा भी पॉजिटिव है, बट सिर्फ 1,000 करोड़ पॉजिटिव है। बाकी सबकी ओवरऑल कैटेगरी में लमसम एसआईपी की परचेज हटा दो तो नेगेटिव है फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो स्मॉल कैप में परचेज बने रहे। तीसरा, एक्चुअली जो इकट्ठा हुआ पैसा कितना है स्मॉल कैप में? 2.5 लाख करोड़। इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, आरबीआई की डेटा, हर जगह से डेटा कलेक्ट करो तो 2024 मार्च में टोटल हाउस होल्ड सेविंग इंडिया की 8 लाख करोड़ है। उसमें से 2.5 लाख करोड़ स्मॉल कैप में, विच इज नॉट इवन 0.3-0.4% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ करंट होल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ फ्लो, बोथ सीम इंटैक्ट एंड रोबस्ट। ओके, अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा अर्निंग्स को। आपने फिर इस पूरे अर्निंग सीजन को देखा, आई मीन आपके मुताबिक इस वक्त जो प्राइस डैमेज बीते 2 महीने में हुआ या फिर 1 महीने में हुआ, उसके अगेंस्ट जिस प्रकार की अर्निंग्स रही, इस प्राइस पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किन 1-2 स्पेस पे बन रहा है अब इस अर्निंग सीजन की समाप्ति के बाद? तो ये आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आज भी, बिकॉज अर्निंग्स हैव कॉट अप ब्यूटीफुली। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज देखते हैं, निफ्टी में 27-28% है, हेवीएस्ट वेट है। अगर कोई 19-20 भी होती है इलेक्शन में तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है निफ्टी में,
अगर फॉरेनर भी अगर डामाडोल होता है तो भी वो निफ्टी की तरफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल करता है। निफ्टी की वेटेजेस फाइनेंशियल सर्विसेज की 26-27% है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 उनकी जो वैल्यूएशंस हैं लार्ज टॉप 5 वेटेजेस इन द 27%, उनकी एवरेज पी है 19 की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे हिसाब से इज स्टेबल। लिक्विडिटी के लिए इस लिहाज से उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कन्वेंशनल सेक्टर, वुड नॉट बी सीन एज अ ग्रेट फाइंड। पॉइंट 1 पॉइंट 2 मेरा ये मानना है कि अगर आप सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड कंपनीज देखेंगे तो आई थिंक 4-5 साल की स्ट्रक्चरल बुल रन डेफिनेटली पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी देश अगर एक बड़ी जीडीपी की जंप देखा है हिस्ट्री में तो उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज ऑलवेज बीन अ लीड इंडिकेटर। और इंडिया की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रही है उसको अगर आप 4-5 साल समेशन करें तो इट इज 3 times मोर देन द प्रीवियस 5 years। सो मेरा ये मानना है कि एनी सेक्टर विच हैज अ बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें इकोनॉमी में बेनिफिट मिलता है बट डायरेक्ट बेनिफिट कैपिटलाइज करने का बहुत अच्छा मौका है। तो बेसिकली अगर मैं एक स्पेसिफिक फंड भी बोल दूं तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो इसी थीम पे खेल रहा है, आई थिंक एक छोटा फंड है। इफ समबडी डज नॉट वांट टू प्ले स्टॉक्स कैन प्ले दिस फंड। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अच्छा, एक दो स्पेस जिनका इस चुनाव और चुनाव बाद के आने वाली पॉसिबल तेज़ी, अगर एक क्लियर मैंडेट मिलता है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स मिलते हैं किसी भी आई थिंक धड़े को, ये पीएसयूज ने प्री इलेक्शन और आई थिंक इलेक्शन में जब हम जा रहे थे उससे पहले फिरोज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, चाहे वो रेलवे कंपनियां हो, पीएसयू बैंक्स हो। शार्पनेस पीएसयू बैंक्स में प्राइवेट बैंक से कहीं ज़्यादा थी। पीएसयूज को लेकर आपका इस वक्त व्यू इस प्राइस पे या फिर किसी पर्टिकुलर आई थिंक टाइम फ्रेम पे, मतलब आप इलेक्शन के बाद ही कोई क्लियर व्यू बना पाएंगे यहाँ पर? मेरे हिसाब से देखिए प्रोबेबिलिटी पे इंसान निर्भर करता है। तो आई वुड से पीएसयू आज भी खरीद सकते हैं। अगर खरीद के पैसे बनाने तो आज खरीद लें, इलेक्शन के बाद शायद पैसे इतने ना बने। पॉइंट 1 ऑफ कोर्स बन भी सकते हैं बट आई वुड बाय पीएसयूज टुडे। पॉइंट 1 पॉइंट 2 आई थिंक निफ्टी मतलब पीएसयूज का बिहेवियरल पैटर्न अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें तो काफी ड्रामेटिक चेंज है। वो 3 साल पहले भी पीएसयू कहलाते थे, आज भी पीएसयू कहलाते हैं। उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं उसमें काफी बदलाव हुआ है। अगर आप देख लें कि आज की हमारी जो बजट थी इस साल की लास्ट ईयर की, उसमें 3.76 लाख करोड़ का हमारा एक्स टैक्स रेवेन्यू था। उसको हम इस बार पहली बार सुपरसीड करने वाले हैं। पहली बार कहना गलत होगा बट आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू सुपरसीड। द डिविडेंड एक्सटेंट्स हैव चेंज्ड। सो पॉइंट 1 पीएसयूज बुलिश, 95% 97% प्रोबेबिलिटी इज अ गुड प्रोबेबिलिटी टू टेक अ ट्रेड। 3-4 साल होल्ड करेंगे तो मैनेजमेंट स्टाइल में काफी बदलाव होगा। तो पी री रेटिंग्स की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटीज हैं। हिस्टोरिकल एवरेज पीज ऑफ 10-15 years आर एब्सोल्युटली रिलेवेंट फॉर दिस स्पेस। फिरोज, मेरा आखिरी सवाल, एज, रिस्क प्रोफाइल, गोल, पोर्टफोलियो मिक्स सब हटा के अगर बढ़िया अल्फा जनरेट करना है तो 2-3 फंड्स कौन से? जी बिल्कुल। आई थिंक रिस्क एपेटाइट लोग बहुत अंग्रेजी में समझते हैं। किसी की जिसकी रिस्क एपेटाइट कम होती है वो भी लो, मीडियम, हाई कहता है, अंग्रेजी में कहता है, उसका बीटा उसको पता नहीं होता है। तो रिस्क इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड फॉर पीपल एंड आप सही कह रहे हैं, उसको छोड़ दें और उसके हिसाब से उसके अलावा अल्फा जनरेट करने के लिए मेरे हिसाब से क्वांट की 1-2 स्कीमें बहुत अच्छी हैं। और स्पेशली अगर लार्ज कैप कैटेगरी में कोई और अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्वांट लार्ज कैप फंड जो 1000 करोड़ का फंड है, उनकी जो एजिलिटी है वो संदीप टंडन की अमेजिंग है। उन्होंने 28% ऑलमोस्ट लास्ट ईयर निफ्टी को बीट किया और 17 स्टॉक थे और 17-18 स्टॉक पे क्लोज किया उन्होंने। उसमें से सिर्फ 3 स्टॉक सेम है। सो उनकी जो 14 स्कीमें थी, 14 स्टॉक थे, उन्होंने बदल लिए। सो लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आपको अल्फा की उम्मीद भी रखनी है तो आपको क्वांट लार्ज कैप से रखनी है। मल्टी कैप में अगर आपको अल्फा की उम्मीद रखनी है तो कोटक मल्टी कैप से रखनी। मेरा ये मानना है, ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग। अगर आपको फ्लेक्सी कैप देखना है तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो वैल्यू फिलॉसफी फॉलो करता है वो आज भी मेरे हिसाब से पीएसयू का जो हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सर से, आई थिंक दैट विल बी अ गुड प्ले। तो ये 3 स्कीमें रहेंगी, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप। मैं और वीरू ने लिख लिया है, न्यूज रूम पे पीसीआर में सबने लिख लिया है, सबने नोट डाउन कर लिया है। ये लिख लिया, मैंने भी लिख लिया। देखा वीरू, सबका भला हो गया। मैंने भी ये लिखा, मैंने भी ये लिखा। क्वांट का लार्ज कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप।
लीजिए भाई, 3 बढ़िया से फंड्स के साथ। आशीष, हाँ। मैं कल बैठ के यही सर्च कर रहा था और एग्जैक्टली अगर आप देखिए आपका दर्द मुझे पता था, की फंड चूज कर रहा था, लेकिन ये आपका दर्द पता था मुझे। अब ये फंड्स तो आ गए हैं, अब इन फंड्स में फंड्स लगाना ढूंढना है अभी, वो अलग है, वो फिरोज नहीं हेल्प कर पाएंगे। फिरोज, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। यार एक मिनट पैनल को दिखाइए, गावा सर ने जो IEX दिया था लग गया 5% के अपर सर्किट पे। गावा सर, भाव आए क्या? भाव तक नहीं है, जीरो। मुझे पता नहीं, मेरे को तो IGX का मैंने कल देखा था चार्ट, बस बढ़िया लगा था मुझे। बढ़िया है भाई साहब। चलिए, जहां तक भाव आए तो उसने कमाई करके दे दी हम सबको स्क्रीन पे इस सेशन में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे IEX टॉप कॉल था, बढ़िया मूव्स डिलीवर होते हुए। कोई बाटा, कोई अशोक लेलैंड, सब बढ़िया कर रहे हैं जो इस सेशन की शुरुआत में पिक्स के तौर पे मेंशन थे। वीरू, कुछ स्टॉक्स मार्क कर लिए जाएं, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। जी आशीष, एक तो वो एस्कॉट्स की कॉल आशीष 40 की 100 लगभग 30 होके आई। एस्कॉट्स एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, 3920 तो स्पॉट ही हो गया, ये अच्छा कर रहा है। और मैं कल से एक चीज़ मॉनिटर कर रहा हूँ आशीष कि PSUs में मोमेंटम फिर स्ट्रॉन्ग बनता हुआ। एक बार जरा आप कॉनकॉर को लेके आइएगा, राजेश पल्लवी जी, जरा कॉनकॉर पे व्यू दीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर मैं रेस्ट ऑफ PSU से कंपेयर करूं तो ये वो स्टॉक है जो कि उतना नहीं चला था, लेकिन अब इसमें पार्टिसिपेशन अच्छा आ रहा है। आपका टेक इस चार्ट पे, और अगर ये इस ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर ले 1050 तो ऊपर कितने तक का रिवॉर्ड खुला है, क्योंकि कल इसने एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है जो कि एक इवेंट के अनुसार इसके रिएक्शन आ रहे हैं। ये उसका एक कहीं ना कहीं इंस्टेंस है, संकेत है। तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, स्टॉक में ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को वापस स्टॉक वीकली बेसिस पे वापस से रजिस्टर करते हुए दिख रहा है। 2 वीक एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से स्टॉक ने अपनी चाल को यहाँ पे पकड़ा है, और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यस यहाँ पे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा, और पूरा सेक्टर ही यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में। तो हमें लगता है जिस तरीके की चाल मार्केट में बनी हुई है और पूरे सेक्टर में एक बाइंग का रुझान है, कॉनकॉर को यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए, या करंट लेवल पे बाय भी किया जा सकता है। क्योंकि अब हमें लगता है कि जिस तरीके से 2 वीक के एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से स्टॉक ने ये नया हाई रजिस्टर किया है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमें लग रहा है 1160 से लेके 1200 की तरफ आते हुए दिखेगा अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। अभी करंट लेवल पे जिनके पास ट्रेड है होल्ड रखें, नया फ्रेश भी लॉन्ग किया जा सकता है 1070 के स्टॉप लॉस से। देखिए, इस सेशन की कुछ लिमिटेशंस थी, बट बावजूद उन लिमिटेशंस के इंडिसेस अच्छा कर रहे हैं। और मैं जिस शब्द का आशीष और मैं इस्तेमाल सुबह से बार बार कर रहे थे, हमें नेक्स्ट क्लस्टर में जाना है, और उस क्लस्टर में जाने से पहले एक दिन की छुट्टी पड़ गई। बट प्राइस सेशन दोनों ही इंडिसेस का, स्पेशली निफ्टी बैंक का अच्छा है। अब हम 22,506 पे क्लोज होने की तैयारी करते हुए, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है 48,200। निफ्टी बैंक को 22,500 के ऊपर जाना है तो निफ्टी बैंक का डिलीवर करना जरूरी है, और वो करता हूँ। राजेश पालवी जी, आपका व्यू निफ्टी बैंक पे, एक इंडेक्स पे व्यू लेना चाहूँगा आपको। 48,200 सेकेंड कंसेक्यूटिव डे ऑन अबव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए, जो कॉल राइटर का क्लस्टर था उसको तो कंफर्टेबली अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी 48,000 क्रॉस करना ही एक बड़ा अचीवमेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा जो पार्टिसिपेशन नहीं बनते हुए दिखा वो PSU बैंक से। हमें लगता है जिस तरीके से अब निफ्टी में एक नई चाल बनी है, 22,500 के ऊपर है, अब बैंक निफ्टी में भी कैचअप रैली आते हुए दिखेगी, और PSU बैंक में भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्लोली होते हुए दिख रही है। तो हमें लग रहा है कि PSU प्राइवेट दोनों ही खेमे में मोमेंटम बनेगा अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी कैरी करना चाहिए जब तक ये 47,850 के ऊपर बना हुआ है बैंक निफ्टी। हमें लगता है ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखे। जैसे ही 48,200 स्पॉट पे क्रॉस होंगे, उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, और फिर 48,600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। सेम वे निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है, और हमें लगता है कि अब अगले हफ्ते हम 22,650 इवन नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके से ब्रॉड बेस मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखें। स्टॉप लॉस अब रखना है निफ्टी स्पॉट पे, वो होगा करीब 22,400 के आसपास। ओके, आपका अगर आप देखिए निफ्टी बैंक पे व्यू है, जरा प्लीज़ SBI लेके आइएगा 821 की ट्रैजेक्टरी में, लेकिन
मोमेंटम जो है इस सेशन में वो बिलोंग करता है मेटल्स में। जरा एक बार नालको लेके आइए। नालको डायरेक्टर साहब किसकी कॉल थी बताइएगा मेरे को। 201.20 पे डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पर राजेश पालवे जी की कॉल थी। आशीष, तो ये सेशन अभी तक शायद मेटल्स को बिलोंग करता हुआ डिफेंस को। आशीष बिल्कुल ठीक, मेटल्स डिफेंस ये है आउट परफॉर्मिंग पॉकेट। गावा सर, जो कल रात तक की स्टडी थी उस लिहाज से आप एक अपना पोजिशनल आइडिया रेडी रखना, आऊंगा आपके पास भी। कुछ ना कुछ तो आपके बंद कर दिया। मैं बंद कर दिया कंप्यूटर। नहीं, फिर चल नहीं रहा तो फायदा क्या? हाँ तो याद होगा ना, कुछ याद है? मैं आऊंगा, लेवल याद नहीं, मैं आऊंगा। अभी नहीं चाहिए, अभी तो पहले मैं एक वीकेंड मैनेजमेंट एक और इंटरेस्टिंग सा है हमारे पास, वहां जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बोर्ड रूम। अच्छा, चौथी तिमाही में वंडरला हॉलीडेज के जो रिजल्ट्स आए वो थोड़े से ठंडे लग रहे हैं। नंबर्स की डिटेल्स अभी लेकर आता हूं आपके लिए, लेकिन नतीजों पे बातचीत करने के लिए वंडरला हॉलीडेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण चितिला पिल्ली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, रिजल्ट स्क्रीन पे एक बार रखिए डॉक्टर साहब। साल दर साल Q4 में आय 1% के आसपास बढ़ी, पर EBITDA 16% गिरा और मार्जिन ऑलमोस्ट 600-700 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अरुण जी, ये सीजनली वीक क्वार्टर है, ये तो ठीक है, पर हम तो सीजनली वीक को सीजनली वीक से कंपेयर कर रहे हैं। उसको देखते हुए म्यूटेड सा ठंडा सा परफॉर्मेंस लग रहा है। फुटफॉल इंडिविजुअल सब मैं देख रहा था, थीम पार्क्स में रिड्यूस ही हुए हैं इस क्वार्टर में। क्या गड़बड़ा रहा है? Thanks for having me on the show. But if you compare to the previous year, the same quarter, the main difference is that we had some, loss of group footfalls in this quarter. I think it's mostly because of the, last year there was a lot of exuberance post-COVID and there was no big exam seasons. Whereas this year Q4 is a big exam season, and I think a lot of the exams got preponed because of the election. So that, all these things will affect our group footfalls. So I think group footfalls took a big hit. Actually, our Bangalore and Kochi Park, we saw almost 25 to 30% dip in group footfall. We kind of made it up with retail footfall to an extent. So that's why we saw a small dip in footfall. The reason why our EBITDA has fallen a little bit is because we have added about 100 people into our workforce, some CXO level people, some middle management. So a lot of hiring has happened because we are gearing up to launch our new park in Bhubaneswar. I'm actually speaking from Bhubaneswar. So because of that, I think there is some change in terms of EBITDA, but nothing alarming. It's just because of our expansion plans. Reasons. एक हो सकता है एग्जामिनेशंस प्रीपोन हुए, उसके चलते ग्रुप फुटफॉल्स गिरे। दूसरी तरफ ओपेक्स बढ़ गया क्योंकि एक नया थीम पार्क खुलने जा रहा है जहां आप बैठे हो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर का लॉन्च डेट क्या रखी है सर आपने, कब तक खुलने की तैयारी हो रही है? So the soft launch for this park will be next week. From 24th onwards, the park will be open to public. The official launch will be done sometime in June. एवरेज रेवेन्यूज, किस तरह के फुटफॉल्स आप लोग गैस एस्टिमेट करके ले रहे हो, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करके रख रहे हो? So because we are not getting the full summer for this Bhubaneswar park, we have missed almost 2 months already. We are expecting roughly about 4 lakh visitors in this financial year for Bhubaneswar. It's a launch year, right? So we are not exactly sure how it will be, but I think about 4 lakhs is the rough estimate we have. अच्छा अरुण जी, थोड़ा सा अगर फ्यूचर की बात की जाए या फिर FY25 की बात की जाए, आपके नॉन टिकट रेवेन्यूज़ उसको ड्राइव करने के लिए आपने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो आपके रिजॉर्ट्स बिजनेस है उसमें। इस पे आपकी कुछ टिप्पणी, कितने इन्वेस्टमेंट्स इस साल के लिए रखी गई हैं और कोई प्रॉपर्टीज़ जो कि आपने लोकेट की हों दिल्ली NCR के आसपास या फिर पंजाब में, और इस पर कुछ मतलब FY25 में जो नॉन टिकट रेवेन्यू कितना कंट्रीब्यूट करेगा? The non-ticket revenue will be an area of focus for us this financial year. Last year also our non-ticket revenue has shown year-on-year growth of roughly 35%. So this year we are expecting another 20% revenue growth from non-ticket revenue. But at the overall level, we are expecting only a marginal growth in footfalls in our existing parks because they are already tenured parks and most of them are more than 15 years old. We are not expecting huge footfall growth there.
The growth in footfalls will come mostly from our new project in Bhubaneswar this year, and next year, of course, Chennai also will come into play. So I think every year we're expecting that a new park will add some footfalls and revenue growth. Non-ticket revenue will continue to be a focus area. Meanwhile, we are also looking at doing projects in other states. We are in talks with various state governments. We hope to resume some of those talks and conclude them post the election season. अच्छा, ये जो रिजॉर्ट्स बिजनेस होता है अरुण जी, इसमें मार्जिन्स बेटर हैं क्या? इसमें मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या होती है अब तक के आपके एक्सपीरियंस से, और क्या ये ओवर द ईयर बढ़े ही है? So margins in the resort business is not as high as the amusement park business. I think it's roughly a 25 to 30% margin, which is decent, and we are seeing slightly better performance from the resort this year. But we are handicapped by the fact that we are only having 85 rooms. We are slowly adding another 40 rooms to the resort this financial year. So I think our inventory will improve. And also we are also looking at MICE and events being a big driver for growth in this financial year onwards. We are also revamping our sales and marketing efforts for the resort. So I think we should see better performance from the resort in this financial year. अच्छा, आपने कहा अरुण की बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से एक्टिवली डिस्कशंस चल रहे हैं. मुझे याद पड़ता है वो एमपी में, पंजाब में, यूपी में, इन सब को लेकर चर्चा आ रही थी. कहाँ तक पहुंची? ये एमपी वाले पूछ रहे थे भोपाल के आसपास आ रहा है क्या पार्क? We are looking at doing a park outside Indore, in between Indore and Bhopal. Yeah. ठीक. And yeah. नहीं, So that is. अरुण जी, कोई और नहीं. Yes. जो ये पूछ रहे हैं सवाल वही है भोपाल के, कोई और नहीं. Okay. That's why he's asking. अच्छा अरुण जी, ये अगले हफ्ते भुवनेश्वर का सॉफ्ट लॉन्च, समर्स लार्जली मिस कर गया आपने कहा, तो ब्रेक इवन कब तक एंटिसिपेट कर रहे हो? कितने वो टाइमलाइंस पोस्टपोन हो गए अब? See, Bhubaneswar is an asset-light model for us. We have roughly invested about 190 crores there, compared that to about 510 crores, which we will need for a big park like Chennai. So it's all less than half the cost for us. So I think break-even will be faster. Our ARPUs will be lower compared to tier 1 cities, but I think it's still, I think demand will be strong. We are already sold out for the opening weekend. So I think the demand looks like it will be strong for us, and I think EBITDA level break even will happen in the first year itself. एमपी आओ आप, एमपी में भी हम लोग ऐसी डिमांड अच्छी रखेंगे. जाते जाते मेरी तरफ से आखिरी सवाल. Q4 में रीजंस थे शायद जिसके चलते फुटफॉल्स रिड्यूस हुए. अगर वो Q1 में तस्वीर इंप्रूव हो रही है तो कुछ हद तक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि हम मई 18 में खड़े हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया इस क्वार्टर के. कुछ ईयर ऑन ईयर फुटफॉल्स में इंप्रूवमेंट आया है इस क्वार्टर में, या अभी फीका ही लग रहा है? See, as of now, the footfalls are not showing much growth. A couple of reasons. One is heat wave in Bangalore was very bad, as you all know. So that had some impact in our footfalls in especially Bangalore and Hyderabad. Hyderabad lesser extent because they are used to the heat. In Bangalore, people are not used to big heat, so I think that had some impact. But having said that, now the weather has improved, and now we are seeing some growth in May. So there was some dip in April, but growth in May. So I think overall we are at the same kind of level. Some growth we can expect maybe towards the end of the month and June, if weather is also is conducive to this. Overall, the trend is good. ARPUs also are growing, not as high as last year, because we already seen a big ARPU growth in our parks last Q1. So this year we are looking at about 8 to 10% ARPU growth as well. ओके अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिस्कशन में शामिल हुए अगले क्वार्टर्स को लेकर और इस पास क्वार्टर को लेकर अपनी टिप्पणियां करी आपने. बहुत बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. 22504 निफ्टी का स्तर डे हाई पे हम क्लोज होंगे ऑलमोस्ट. राजेश जी, क्या ट्रेड कैरी करेंगे? BTST ट्रेड्स का क्रम शुरू करते हैं यहाँ से. राजेश पालवे जी. आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम को ही कैरी करेंगे हम अगले हफ्ते के लिए भी. ये स्टॉक में हमें लगता है कि मोमेंटम रहेगा, और मेटल पैक जिस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है, तो नाल्को फ्यूचर ही हम यहाँ पे कैरी करेंगे BTST के लिए. टारगेट
हमें लगता है वही 210 212 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब 197 के आसपास। ये पालवे साहब मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने कहा था इंदौर के पास वीरू, ये इंदौर के हैं, पर उन्होंने फिर बाद में क्लैरिफाई कर दिया इंदौर भोपाल के कहीं बीच में। मुझे लगता है टुवर्ड्स इंदौर ही रहेगा, खैर वो कैचमेंट एरिया तो वही होगा। यस। खैर दूसरे राजेश जी, सतपुते साहब, प्रिफर्ड आइडिया। आशीष जी, नया तो डेफिनेटली ऐड नहीं करूंगा, लेकिन जहां पे स्ट्रेंथ है वो है टीवीएस मोटर, जिसका जिक्र शो के शुरू में किया था। बस उसी ट्रेड को मैं कैरी करूंगा। टीवीएस मोटर्स, हाँ गावा सर। हाँ जी, क्या करें? लेना चाहिए क्या? MCX। आपको कैसे पता? आपने कैसे देखा? कल का चार्ट है ना, लेकिन मुझे मालूम है मंडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे को ऊपर जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऊपर जाएगा। लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस है। MCX ट्रेड कर रहा है, कल क्लोज हुआ 4037, मेरे ख्याल से 4200 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 4000 का, और क्या ले सकते हैं MCX। चलिए MCX जरा लेवल लिखिए 4036.80 का। यस, चार्ट अच्छा है। अब ऑल मूविंग एवरेजेस ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल इस इंडेक्स, अगर इस सेशन की उपलब्धि देखें हमारे लिए तो वो है निफ्टी बैंक डे हाई पे हम क्लोज होते हुए। निफ्टी IT कहाँ पे 33,451। थोड़ा सा अगर आप देखें इसने कन्वर्शन रीगेन करने की कोशिश करी। अच्छी बात है कि कोलैप्स नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि टेंडेमा को नहीं तोड़ा, बट हम एक ठीक ठाक, आई थिंक इस सेशन की जितनी लिमिटेशंस थी उसके मद्देनज़र एक ठीक ठाक क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए। मेटल्स एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और मेटल्स के बाद अगर आप देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, IEX, एरस लाइफ, ये कुछ काउंटर्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। मेरे ख्याल से मेटल्स आज की इस सेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि। चलते हैं आशीष के पास बड़ी वॉल पे क्लोजिंग को देखने के लिए। आशीष, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है, ये सेशन अब समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, मंडे को मार्केट हॉलीडे है, मुंबई गोज टू वोट। और इस बीच वो संडे को जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच लाइन है, पर उस पर हम लोग मंगलवार को रिएक्ट कर रहे होंगे। एक चीज़ और, आज शाम 6 बजे से लेकर मंडे शाम 6 बजे तक मुंबई में ड्राई डे है, वो ध्यान रखिएगा। निफ्टी अरे वाह, 22,500 पे नज़र थी। होपफुली एटलीस्ट सेशन 19 जोन्स के आसपास एक शेड ऊपर ही समाप्ति करे। लेट्स सी, 43 पॉइंट ऊपर, अच्छा रहा। सेकंड सेशन अच्छा रहा निफ्टी के लिहाज से। फर्स्ट सेशन में इसी लेवल्स पे थे, पस पड़ गए थे जाते जाते सेशन की समाप्ति पे। निफ्टी बैंक 8800 अंक ऊपर, 1/4% का उछाल। IT 1/4% ऊपर। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स आधा और स्मॉल कैप 3/4% बढ़त इंडेक्सेस पे। ब्रेथ 3:2 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, तो 60-70% स्टॉक्स इन ग्रीन है। इंडेक्सेस लार्जली, सेक्टोरल इंडेक्सेस एक बार क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा, लार्जली सब ग्रीन में ही, और उसमें से कुछ आउट परफॉर्मर्स वो आपकी स्क्रीन पर है। कैपिटल गुड्स हुआ, सरकारी कंपनीज हुई, सरकारी बैंक हुए, इन्होंने अच्छा करा। और एक हीट मैप के साथ छोड़े जाता हूँ आपके इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंसेस के। ये सेशन 2 का कल्मिनेशन आपकी स्क्रीन पे, प्रोविजनल क्लोज 506 के लेवल्स पर। बढ़िया रहा, मज़ा भी आया सेशन 1 और सेशन 2 वीरू। अब मुलाकात होगी ट्यूसडे को सुबह। मुंबई वाले प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इस बार अपने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने हैं। वीरू आपका वाला हो गया ना, नोएडा वाला? मैं हरिद्वार में डाला था आशीष, पहले चरण में ही हो गया था। हाँ ओके, चलिए पहले चरण में ही हो गया। हैप्पी वीकेंड। अब आप लोगों से मंगलवार को सुबह 6:57 पे हम दोनों की मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।